चैप्टर 1061 टू 1070। येज़िवेन एक झपट्टा मारकर पर्वत श्रृंखला में घुस गए और तुरंत एक शक्तिशाली प्रभावशाली आभा को अपने ऊपर से गुजरते हुए महसूस किया। उसने तुरंत अपने और ये कियान के आभामंडल को वापस ले लिया। वह अच्छी तरह जानता था कि इस पर्वत श्रृंखला में क्या है। येज़िवेन, क्या तुम पागल हो? अंदर एक हाफ सटे प्लेट लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम ब्लड बीस्ट है। क्या तुम दौड़कर उससे लड़ने जा रहे हो? येमो की आवाज़ येशिवेन के दिमाग में उभरी। बेशक, मुझे पता है, लेकिन हाउ कैंग की तुलना में यह आधा कदम देर से कानून की अभिव्यक्ति दायरे के रक्त जानवर से निपटना बहुत आसान है। येज़िवेन ने तिरछी आंखों से कहा। दरअसल, ताकत के मामले में हाफ सटेप लॉ फेज लेट स्टेज का यह राक्षसी जानवर हाउ कैंग से कहीं अधिक शक्तिशाली था। हालांकि येज़िवेन को इसकी चिंता नहीं थी। कुंजी यह थी कि अगर वह हाउ कांग को हिला नहीं सकता और उसे डरा नहीं सकता तो वे कब तक इस तरह पीछा करते रहेंगे। हर कोई लहू की दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रह सकता था। वास्तव में वे बाहर जाने से पहले केवल थोड़े समय के लिए ही रह सकते थे। कारण कोई और नहीं बल्कि रक्त क्यूई का प्रभाव था। रक्तची अनजाने में आपको प्रभावित करेगी और आपके शरीर के हर हिस्से में व्याप्त हो जाएगी। यदि आप समय पर रक्त की दुनिया से बाहर नहीं निकल पाए तो आप रक्त क्यूई से व्याप्त हो जाएंगे और रक्त की दुनिया में रक्त के जानवरों की तरह बन जाएंगे। आप फिर कभी रक्त संसार को छोड़ने में समर्थ नहीं होंगे। इसके अलावा यह सबसे भयानक बात नहीं थी। सबसे भयानक बात यह थी कि जो लोग समय रहते रक्त की दुनिया से बाहर नहीं निकल सके वे कुछ 100 वर्षों में या उससे भी कम समय में अपनी काया को जबरदस्ती बदलने के कारण थकावट से मर जाएंगे। ये विभिन्न कुलों और ताकतों के अभिजात वर्ग थे। उनमें से सबसे कमजोर कम से कम ट्रांसेंडेंट रियल्म 6th लेवल था। अपनी साधना के अनुसार वे आसानी से 10,000 वर्ष से अधिक जीवित रह सकते थे। हालांकि ब्लड वर्ल्ड में वे थोड़े समय के भीतर रक्त क्यूई थकावट से मर जाएंगे। यह स्पष्ट था कि रक्त संसार कितना दुष्ट था। इस प्रकार बहुत से लोग अंदर फंसने से बचने के लिए नियत समय से पहले ब्लड वर्ल्ड छोड़ देंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह असंभव नहीं था। इसके विपरीत यह अत्यंत संभव था। हर बार ब्लड वर्ल्ड खुलने पर कुछ लोग ऐसे होते जो विभिन्न कारणों से अंदर फंस जाते और ब्लड वर्ल्ड में बुरी तरह मर जाते। दूसरे शब्दों में, हालांकि ब्लड वर्ल्ड साधना के लिए एक बहुत अच्छी जगह थी, समय बेहद सीमित था। यदि कोई निर्धारित समय के भीतर नहीं लौटा तो वे कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। उन्हें यहीं रहना होगा और धीरे धीरे मौत का इंतजार करना होगा। इन विशेषज्ञों के लिए जो दसियों हजार वर्षों तक जीवित रह सकते थे, केवल कुछ 100 वर्षों में वृद्धावस्था से मरना एक भयानक बात थी। यह एक नश्वर की तरह था जो 1 या 2 साल की छोटी अवधि में अपने जीवन के शिखर से मृत्यु की प्रक्रिया का अनुभव कर रहा था। यह कितना भयानक था। समय सीमित था और येशिवेन अपनी ताकत में सुधार करने के लिए उत्सुक थे। इसलिए वह हाउ कैंग का पीछा करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। हर कोई अपनी ताकत में सुधार करने की सख्त कोशिश कर रहा था। क्या ऐसा करना जीवन की बर्बादी नहीं होगी? हालांकि यह रक्तपिपासु भयानक था, यह संभवतः हाउ कैंग की तरह नहीं हो सकता था जो लगातार उसका पीछा करेगा। ताकत, मुझे जल्दी से अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। हाउ कैंग द्वारा पीछा किए जाने के कारण उसे पेट भर गुस्सा आया। उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने का जुनून था। केवल लड़ाकू शक्ति होना ही काफी नहीं था, उसके पास पर्याप्त क्षेत्र होने की भी आवश्यकता थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ब्लड वर्ल्ड में ऐसे कई युवा विशेषज्ञ थे जो आसानी से उसे मार सकते थे। उन छिपे हुए लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म ब्लड फिएंड्स का उल्लेख नहीं करना येशिवेन के लिए यह वर्जित था। येज़िवेन, मेरे पास एक अच्छा विचार है। वह लड़की एक उत्कृष्ट भट्टी है अपनी साधना के साथ। यदि आप दोहरी साधना करते हैं तो आप निश्चित रूप से थोड़े समय के भीतर अर्धचरणीय नियम प्रकटीकरण क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। तुम पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्तर को भी पार करने में सक्षम हो सकते हो, येमो ने मोहक रूप से कहा। उसके लिए, जब तक येज़िवेन अपनी ताकत में सुधार कर सकता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह किस तरीके का इस्तेमाल करता था। हालांकि येशिवेन के सामने उसका व्यवहार अच्छा था, फिर भी वह एक राक्षस था। ये कियान के जीवन और मृत्यु का उससे कोई लेना देना नहीं था। क्या कोई और रास्ता नहीं है? येज़िवेन, ये कियान की आभा को ढकने के लिए अपनी आभा को छुपाते हुए पर्वत श्रृंखला में भाग गया। उसी समय उन्हें पर्वत श्रृंखला में रक्त के शौकीनों द्वारा खोजा गया था। न लड़ना ही अच्छा था। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। जिस क्षण वे अंदर पहुंचे, पर्वत श्रृंखला में रक्तबीज सतर्क हो गया। येज़िवेन ने अपने दुर्भाग्य को कोसा। आमतौर पर कहा जाए तो चाहे कोई राक्षसी जानवर या रक्तपिशाच कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह शायद ही कभी अपनी आभा को पूरी तरह से मुक्त करेगा। ऐसा करने से बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होगी और यह कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देगा। हालांकि लंबे समय के बाद यह भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत करेगा। कोई इतना मूर्ख नहीं होगा। जब तक यह सतर्कता की स्थिति में था, लेकिन येशिवेन के पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। वह पहले से ही रक्त प्रेमी द्वारा खोजा गया था। कोई बेहतर तरीका नहीं है।
दोहरी साधना आप दोनों के लिए सबसे अच्छा तरीका है। न केवल आपकी साधना में तेजी से सुधार होगा, बल्कि उसकी साधना में भी तेजी से सुधार होगा। इसके अलावा उसके पास 9 यिन स्रोत रूप है। इस प्रकार की दोहरी साधना उसके लिए वास्तव में लाभदायक है। यदि दोहरी साधना का भागीदार 9 यांग स्रोत रूप है तो यह और भी आश्चर्यजनक होगा। मुझे डर है कि तुम दोनों कुछ ही वर्षों में यिन और यांग को मिलाने में सक्षम हो जाओगे और कानून के चरण को पार कर जाओगे। येमो ने ये जिवेन को मनाना जारी रखा। इतना कहने के बाद वह ये जिवेन को ये कियान के साथ दोहरी खेती करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। जहां तक कियान की राय की बात है, उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। ये शिवेन ने उसे खरीदा था। ये जिवेन ने जो भी सोचा हो, येमो की राय में वह पहले से ही ये जिवेन का गुलाम था। एक गुलाम मालिक के फैसले का विरोध कैसे कर सकता है? इस दुनिया में दोहरी खेती के हजारों स्कूल हैं। अधिकांश बलों में कमोबेश दोहरी खेती के तरीके हैं। यह सिर्फ इतना है कि सूक्ष्मता की डिग्री अलग है। नश्वर दुनिया में भी क्या यौन तकनीकें नहीं हैं? ज्ञान को पोषण देने के लिए इनको तोड़ना निश्चित रूप से एक मामला है। आपकी मानव जाति का सम्राट, पीला सम्राट, इसका पूर्वज है। उनके द्वारा बनाए गए पीले सम्राट के आंतरिक कैनन को स्वर्ग और पृथ्वी के भाग्य को जब्त करने के लिए कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दाव को प्राप्त करने से पहले वह एक ही रात में सैकड़ों महिलाओं के साथ सोया था। अंत में उसने सम्राट के दायरे को हासिल किया और तीनों लोगों को चौंका दिया। येमो ने बार बार समझाया, चलो पहले इसके बारे में बात नहीं करते हैं, पहले इस खूनी दरिंदे से निपटते हैं। ये जिवेन दहाड़ा और अपनी गति को अत्यधिक बढ़ा दिया। हुश हुश हुश। उसके सिर के ऊपर 1 दर्जन से अधिक भयानक युआन क्यूई गोलियां चलीं और सीधे दूर के जंगल में जा गिरी। बूम बूम बूम। प्रत्येक युआन क्यूई गोली एक भयानक विस्फोट और सदमे की लहर लेकर आई जो पूरे क्षेत्र में फैल गई। ये जिवेन और ये कियान सीधे एक विशाल चट्टान के पीछे उतरे। इस समय ये शिवेन ने आखिरकार देखा कि यह किस तरह का खून का शैतान था। वह नहीं जानता था कि इस पर्वत श्रृंखला में किस प्रकार का रक्तपिपासु दुबका हुआ था, क्योंकि जब वह वहां से गुजर रहा था तो उसे केवल इसकी भयानक आभा का आभास हुआ था। उन्होंने तुरंत निर्धारित किया कि कानून के चरण के दायरे के अंतिम चरण में एक खूनी राक्षस था। इतने खूंखार जानवर के यहाँ पड़े होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से अंदर नहीं जाएगा। इस समय उसने अंततः क्रूर जानवर को देखा। यह एक भयानक रक्तपिशाच था जो दर्जनों मीटर लंबा था। वह तराजू से ढका हुआ था और उसके सिर पर एक तेज सींग था। यह खूंखार जानवर एक छोटे पहाड़ की तरह जमीन पर पड़ा था। यदि कोई दूर से देखे तो वास्तव में यह आसपास के रक्त लाल वातावरण में विलीन हो जाएगा। हालांकि यह क्रूर जानवर बेहद थका हुआ लग रहा था, जैसे कि उसने अभी अभी कोई बड़ी लड़ाई लड़ी हो। क्या ऐसा हो सकता है कि यह खूनी शैतान अभी लड़ा हो? ये जिवेन ने अजीब लहजे में कहा, क्योंकि इस रक्तबीज ने केवल 1 दर्जन युआन क्यूई गेंदों को शूट किया था और फिर यह बंद हो गया, जैसे कि वह पहले से ही थक गया हो। क्योंकि इसने अभी जन्म दिया है, यह अब सबसे कमजोर है। तो कियान ने एक नज़र में स्थिति को देखा। ये जिवेन ने देखा और निश्चित रूप से इस रक्तपिशाच के बगल में 10 अंडे थे जो चुपचाप लेटे हुए आधे व्यक्ति की ऊंचाई के थे, एक बेहोश जीवन शक्ति का उत्सर्जन कर रहे थे। तुम्हें कैसे पता चला? ऐसा लगता है कि तुम काफी अनुभवी हो, ये जिवेन ने कहा। ये कियान का सुंदर चेहरा लाल हो गया और फिर उसने ये जिवेन पर अपनी आंखें घुमाईं। ये शिवेन इस समय बस तेज मुस्कान बिखेर रही थी। उन्होंने यह भी महसूस किया कि ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ गलत कहा है। हालांकि उसका मूल इरादा यह था कि ये कियान को इसी तरह की कई स्थितियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसने ज्यादा व्याख्या नहीं की। उसने बस खून के नशेड़ी को देखा जो स्पष्ट रूप से थका हुआ था। ये जिवेन, क्या तुमने मुझसे नहीं पूछा कि क्या जल्दी से अपनी ताकत में सुधार करने का कोई तरीका है? एक रास्ता है, येमो ने कहा। क्या तरीका है? ये शिवेन ने अपने मन में पूछा। यह उस रक्तपिशाच से ऊपर है। यह रक्तपिपासु पहले से ही आधे चरण कानून घोषणा क्षेत्र शिखर पर है। यह वास्तव में किसी भी समय कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। हे, आप निश्चित रूप से इस स्तर के रक्त राक्षस के विरोधी नहीं हैं। हालांकि इसने अभी अभी जन्म दिया है और यह अपने सबसे कमजोर स्तर पर है। यदि आप इसे मार सकते हैं और इसके रक्त कोर में ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं, तो आप जल्दी से पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर तक पहुंच सकते हैं। यहां तक यह आपको सीधे ट्रांसेंडेंट रियलम 9th लेवल पीक पर भी भेज सकता है। उस समय तुम व्यवस्था प्रकटीकरण के दायरे में अपराजेय हो जाओगे। हाओ कैंग जैसे लोग आपके विरोधी बिल्कुल नहीं हैं। तुम उन्हें आसानी से हरा सकते हो, येमो ने उत्साह से कहा। यह सुझाव सुनते ही ये जिवेन की आंखें अचानक चमक उठीं। रक्तपिशाचों को मारना और उनके शरीर में रक्त कोर को अवशोषित करना वास्तव में उसकी ताकत में सुधार करने का सबसे तेज तरीका था। इसके अलावा यह हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म लेड ब्लड फीन का ब्लड कोर था। इसमें निहित ऊर्जा निश्चित रूप से असामान्य रूप से विशाल थी।
ये जिवेन की साधना के साथ आधे अधूरे कानून की अभिव्यक्ति के दायरे में देर से रक्त लेने वाले को मारने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हालांकि यह मां जानवर जन्म देने के बाद स्पष्ट रूप से अपनी सबसे कमजोर स्थिति में प्रवेश कर चुकी थी। उसके प्रयास करने की निश्चित रूप से आशा थी। ये जिवेन अब जान गए थे कि क्यों यह रक्त बीज दूसरों को डराने के लिए पूरी पर्वत श्रृंखला में अपनी आभा फैलाना चाहता था। यह पता चला कि यह वर्तमान में अपने सबसे कमजोर चरण में था। अगर यह इस चरण से सुरक्षित नहीं निकल पाता तो यह बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। ज्यादातर लोग अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करेंगे। केवल ये जिवेन, जो एक दुर्घटना के कारण लापरवाही से अंदर आई थी, उसकी वास्तविक स्थिति को देख सकती थी। गर्जन, खून का जानवर अभी भी दहाड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसकी ताकत थोड़ी कम हो गई है। गड़गड़ाहट, उसकी आकृति धीरे धीरे उठ खड़ी हुई और पूरी पर्वत श्रृंखला कांप उठी। यह विशाल रक्त पशु बहुत भयानक था। इसकी आकस्मिक गति पूरी दुनिया में रक्त की आभा को हिंसक रूप से कांपने का कारण बन सकती है। यह शातिर जानवर जो कानून घोषणा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था, उसके पास पहले से ही कुछ शक्ति थी जो केवल कानून घोषणा क्षेत्र से संबंधित थी। यह एक ऐसी शक्ति नहीं थी जिसकी कोई पारलौकिक क्षेत्र कल्पना कर सकता है। तथाकथित कानून प्रकटीकरण क्षेत्र, यह स्वयं संसार का अवतार था। जानवर की हर हरकत में बड़ी ताकत होती है। ये जिवेन, जल्दी करो। अब यह धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पा रहा है। एक बार यह ठीक हो गया तो तुम मर जाओगे। तुमो ने जल्दी से उसे याद दिलाया। ये जिवेन का दिल अचानक कस गया। यह उसके द्वारा रक्त पशु का शिकार करने की बात नहीं थी, बल्कि रक्त पशु द्वारा उसका शिकार करने की बात थी। जब उन्होंने पहली बार प्रवेश किया तो वे पहले से ही रक्तबीज द्वारा खोजे गए थे। इसने अभी अभी जन्म दिया था और अपनी ज्यादा ताकत वापस नहीं पाई थी। हालांकि इसने इतने कम समय में पहले ही काफी मात्रा में ताकत हासिल कर ली थी। यदि ऐसा ही चलता रहा तो इसे अपनी चरम अवस्था में आने में देर नहीं लगेगी। आखिरकार हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम लेट ब्लड बीस्ट की पुनर्प्राप्ति क्षमता भयानक थी। जब यह अपने चरम पर पहुंच गया तो ये जीवन के पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तब तक उन्हें नहीं पता था कि उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर में प्रवेश करने में कितना समय लगेगा। ये जिवेन पत्थर के पीछे खून से लथपथ जानवर से आने वाले भयानक दबाव को महसूस कर सकती थी। हालांकि इसकी ताकत बहुत अधिक नहीं हुई थी, लेकिन उस तरह का भयानक दबाव वास्तव में था जिन विशेषज्ञों का उसने पहले सामना किया था, यहां तक कि हाउकैंग भी इस रक्तबीज का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इस रक्तबीज की अत्याचारी शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। यह एक ऐसा अस्तित्व था जो हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे पर हावी हो सकता था। शायद वह उससे तभी लड़ पाएगा जब वह पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर पर चढ़ जाएगा। स्वाभाविक रूप से ये जिवेन इस रक्तबीज को कम नहीं आंकेगी, क्योंकि वह इसकी अत्याचारी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था। यदि यह रक्तबीज अपनी चरम अवस्था में होता तो उसके पास मुड़ने और भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। हालांकि यह ठीक था, क्योंकि यह अपनी चरम अवस्था में नहीं था कि उसने हमला करने का फैसला किया। इस समय ये जिवेन ने सीधे हमला किया। वह जानता था कि वह इस रक्त पिशाच को ठीक नहीं होने दे सकता। हुश, आसमान से एक तीखी भेदी आवाज आई और एक आश्चर्यजनक तलवार की हुई तुरंत फट गई। तलवार की रोशनी से भरे आकाश में बदल गई, सीधे मध्य हवा में ब्लड बीस्ट पर गिर गई। हुश, इस समय ब्लड बीस्ट ने अपनी चाल चली। इसके विशाल पंजे, जो एक पहाड़ की चोटी जितने बड़े थे, अविश्वसनीय गति से आकाश की ओर घूम रहे थे। लगभग एक पल में रक्त का एक पिंड चमक उठा और तलवार की रोशनी जिसने आकाश को भर दिया था, चूर चूर हो गया। इसके तुरंत बाद ये जिवेन ने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन रुक गई। अगले ही पल उसने देखा कि उसके सिर के ऊपर आसमान से एक बड़ा नुकीला पंजा रेंग रहा है। नुकीले पंजे ने सीधे आसमान को चीर डाला। तेज पंजे तलवार की तरह थे, अतुलनीय रूप से तेज। साधारण धातु ऐसे तीखे पंजों से एक भी वार नहीं झेल सकती थी और सीधे कुचल जाती थी। ये जिवेन ने जल्दी से अपने पैर पटक लिए और सीधे चकमा दे दिया। उसने इस रक्तबीज की शारीरिक शक्ति का मुकाबला करने की कोशिश नहीं की। बूम! तेज पंजे सीधे जमीन में 10 मीटर के दायरे के साथ एक विशाल गड्ढा खोदते हैं। केवल भौतिक शरीर की ताकत से यह सीधे रक्त पर्वत की ठोस पर्वत श्रृंखला में एक विशाल छिद्र को बाहर निकाल सकता है। कोई सोच सकता है कि यह रक्तबीज कितना भयानक था। अगर ये जिवेन ने हमला करते समय अपनी स्थिति नहीं बदली होती तो ये कियानकियान को सीधे मौत के घाट उतार दिया गया होता। फिर भी ये कियानकियान, जो बहुत दूर था, इस हमले से हुए बड़े झटके को महसूस कर सकता था। ये जिवेन चुपके से चौंक गई। आखिरकार यह रक्तबीज पहले से ही हाफ स्टेप लॉ फेज दायरे के अंतिम चरण में पहुंच गया था। हालांकि इसमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, फिर भी इसकी हर चाल में मार्शल आर्ट का सार निहित था। एक आकस्मिक पंजा वास्तव में पंजा तकनीकों के नियम को समझने में सक्षम था। यह बहुत भयानक था। हालांकि अगर यह सिर्फ मार्शल आर्ट की समझ की प्रतियोगिता होती तो ये जिवेन बिल्कुल नहीं हारती। अब जबकि इस लहूलुहान पशु ने जन्म दिया था, इसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी।
ये पहले की तरह भयानक नहीं था, इसलिए ये शिवेन के लिए एक अच्छी प्रतिद्वंदी थी। हुश, ये जिवेन के हाथ में लोहे की तलवार ने एक बार फिर तलवार की रोशनी से भरे आसमान को बिखेर दिया। एक पल में उसने आकाश और पृथ्वी को काट डाला। यह तलवार बहुत आकर्षक नहीं थी, लेकिन कोण असामान्य रूप से पेचीदा था। यह सीधे रक्तबीज के अंधे स्थान के लिए चला गया। यह रक्तबीज स्वाभाविक रूप से बहुत अत्याचारी था, लेकिन एक पशु आखिर एक पशु ही था। इसकी अपनी सीमाएं थीं और इसका अपना अंधा स्थान था। यदि यह आध्यात्मिक ज्ञान विकसित नहीं कर सका तो यह अभी भी एक जानवर था, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। यह तलवार सीधे रक्त पशु के कमजोर बिंदु पर चली गई, जिससे रक्त पशु को बचाव के लिए मुड़ना पड़ा। इसके विशाल लोहे के खंभे जैसे पंजे सीधे हवा में तलवार की रोशनी पर चढ़े हुए थे। बूम! विशाल पंजे और तलवार की रोशनी हवा में जमकर टकराए और एक भयानक बवंडर तुरंत बह गया। ये जिवेन ने अचानक ही महसूस किया कि एक भयानक शक्ति सीधे उसके हाथ में आ गई। उसका हाथ थोड़ा सुन्न लगा और वह चुपके से चौंक गया। किसी भी मामले में अत्याचारी शरीर भी एक शरीर था जो देवताओं और राक्षसों से लड़ सकता था। हालांकि उसका दायरा बहुत कम था, लेकिन यह कहा जाना चाहिए कि इस रक्तबीज की काया भी असामान्य रूप से मजबूत थी। ये जिवेन का हाथ सुन्न हो गया था और भयंकर जानवर की हरकत भी थोड़ी रुक गई थी। उसके विशाल शरीर को एक शिवेन की तलवार से 2 कदम पीछे उड़ा दिया गया था। विशाल जानवर की आंखों में अत्याचार के अलावा आतंक का संकेत भी था। ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा है। हालांकि समय की पाबंदी ने अभी भी इस रक्तबीज को अचानक पागल कर दिया। यह जानवरों का राजा था। जन्म देकर भी यह इस पर्वत श्रृंखला का राजा होने के योग्य था। एक राजा की गरिमा को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। उसके विशाल शरीर पर असंख्य रक्त ऊर्जा बेतहाशा उमड़ पड़ी। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था जैसे पर्वत श्रृंखला पर रक्तरंजित एक लंबी नदी उमड़ रही हो। अचानक उसके तेज सींग पर एक अतुलनीय भयानक ऊर्जा इकट्ठी हो गई। बूम! उसके सींग से खून के रंग की भयानक रोशनी निकलकर सीधे आसमान में जा गिरी। वह जहां से गुजरा, रक्त की अनगिनत ऊर्जा बह गई। इसके बजाय इसने रक्त के रंग के प्रकाश की इस किरण की भयानक शक्ति को बढ़ा दिया। एक विशाल तले हुए आटे के मोड़ में घुमाते हुए अंतरिक्ष पागलपन से विकृत हो गया था। ये शिवेन जरा भी नहीं हिचके। उसके पीछे शैतान के पंखों का जोड़ा तुरंत खुल गया और वह हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति में बदल गया और सीधे आकाश में उड़ गया। हालांकि रक्तलाल प्रकाश किरण का वह द्रव्यमान वास्तव में किसी के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था और यह लगातार उसका पीछा कर रहा था। ये जिवेन ने खून से रंगे प्रकाश की किरण को लगातार चकमा देते हुए पागलपन से अपने पीछे दानव के पंखों को फड़फड़ाया। वह जानता था कि रक्त के रंग के प्रकाश की इस किरण ने इस रक्तबीज की अधिकांश शक्ति को इकट्ठा कर लिया था। अगर वह मौके पर ही इसकी चपेट में आ जाता तो उसकी मौत न होने पर भी वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। प्रकाश की रक्त रंजित किरण उसका बारीकी से पीछा कर रही थी, पूरे आकाश में फैल रही थी। रक्तरंजित प्रकाश की किरण से बहे हुए स्थानों पर पतन के चिन्ह दिखाई दिए। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि पूरा आसमान ढह रहा है। यह भयानक था। हुश हुश हुश! खून के रंग के प्रकाश की किरण को चकमा देते हुए ये जिवेन की आकृति लगातार मध्य हवा में टिमटिमाती रही। और लंबे समय के बाद, निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं, प्रकाश की यह रक्त रंग की किरण धीरे धीरे मंद हुई, धीरे धीरे पतली हुई और अंत में गायब हो गई। नीचे का रक्तपिपासु पहले से ही जोर से हौंफ रहा था। यदि यह अपने चरम पर होता तो शायद यह बिना किसी प्रयास के एक दिन और एक रात के लिए इस रक्तरंजित प्रकाश स्तंभ को बनाए रखने में सक्षम होता। हालांकि इसकी वर्तमान शक्ति अब अपने चरम पर नहीं थी, फिर भी इसे अभी भी अपनी सर्वोच्च युद्ध शक्ति का प्रयोग करना था। ऐसा करने में कठिनाई अकल्पनीय थी। अब समय आ गया है। ये जिवेन की आंखें चमक उठीं। इस पल का उन्हें काफी समय से इंतजार था। यह वह क्षण था जब रक्तबीज की पुरानी शक्ति समाप्त हो गई थी। हुश! उसके हाथ में लोहे की तलवार की नोक से एक भयानक तलवार प्रकाश फूट पड़ा। इस तलवार प्रकाश ने मध्य हवा में एक विशाल प्रकाश तलवार का निर्माण किया। तलवार की नोक ने मध्य हवा में एक चक्र खींचा, जिससे अनगिनत तलवार रोशनी बन गईं जो एक दूसरे के लंबवत थीं। दूर से देखने पर कमल खिलता हुआ दिखाई देता था। बजना! इस तलवार प्रकाश ने एक कमल का निर्माण किया और अदम्य बल से भयंकर रूप से काट डाला। लहूलुहान जानवर पहले ही अपनी बहुत ताकत खा चुका था, इसलिए उसके पास चकमा देने का समय नहीं था। बूम! तलवार की रोशनी सीधे रक्तबीज के शरीर में घुस गई, उसके भारी कवच तोड़ दिया और सीधे उसे जमीन पर पटक दिया। इसकी विशाल आकृति ने जमीन पर जमकर प्रहार किया, जिससे सीधे तौर पर पूरी पर्वत श्रृंखला हिल गई, मानो भूकंप आ गया हो। इस खून के जानवर ने आसमान की तरफ देखा और एक लंबी दहाड़ लगाई, लेकिन ऐसा लगा जैसे तलवार की रोशनी ने उसकी सारी ताकत चूस ली हो। इसने अपने विशाल शरीर को पागलपन से मरोड़ दिया, लगातार गर्जना करते हुए अपने शरीर पर तलवार प्रकाश को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इस रक्तबीज की दृढ़ जीवन शक्ति बिल्कुल अकल्पनीय थी, लेकिन ये शिवेन उसे अपनी इच्छानुसार कैसे करने दे सकती थी।
उन्होंने सीधे आकाश में 1000 जिनफॉल तकनीक का इस्तेमाल किया और उनकी आकृति बिल्कुल पहाड़ की तरह थी जो नीचे गिर रही थी। उसके हाथ में लोहे की तलवार में असीम तलवार की हुई थी और उसके विशाल सिर में भयंकर रूप से घुस गई। टकराना। तेज आवाज के साथ येज़िवेन की लोहे की तलवार सीधे उसके मस्तिष्क में घुस गई और तलवार क्यू ने सीधे उसकी जीवन शक्ति को बुझा दिया। निश्चित रूप से यह रक्तबीज कुछ समय के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन अंत में यह जमीन से उठने में असमर्थ रहा और सीधे अपनी सारी जीवन शक्ति खो दी। येज़िवेन ने थोड़ी राहत की सांस ली, उसने आखिरकार इस खूनी जानवर को मार डाला। इस रक्तबीज से निपटना वास्तव में कठिन था। अगर इसने अभी अभी जन्म नहीं दिया होता तो येज़िवेन इसकी विरोधी बिल्कुल नहीं होती। जब तक येज़िवेन पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर पर नहीं चढ़े, उसके पास एक मौका हो सकता है। हालांकि भले ही इसने अभी अभी जन्म दिया हो, एक साधारण हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन इंटरमीडिएट विशेषज्ञ इसका विरोधी नहीं होगा। येज़िवेन ने हाओ कांग के बारे में सोचा। अंदर इतना बड़ा हंगामा हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि वह किनारे से देख रहा हो, तीसरे पक्ष के लाभ प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा हो? येज़िवेन ने कई बार ऐसा किया था, इसलिए वह ऐसे मामलों के प्रति अधिक संवेदनशील था। उसने खून से लथपथ जानवर को मारने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। वह किसी और को लाभ कैसे दे सकता है और इसे दूर ले जा सकता है? येज़िवेन की आध्यात्मिक इंद्रियां तुरंत फैल गईं। 100 मील के दायरे में हाओ कांग की आकृति कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने छोड़ दिया। येज़िवेन थोड़ी हैरान थी। हाओ कांग कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने इतनी आसानी से हार मान ली। वो येज़िवेन की मौत की पुष्टि किए बिना नहीं जाएगा। भले ही वह इस हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन लेट रियल ब्लड बीस्ट से डरता हो, फिर भी वह इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। मुझे लगता है कि उसने सोचा कि तुम मर चुके हो, ये मो ने कहा। आखिरकार वह नहीं जानता था कि इस रक्तपिंड ने अभी अभी जन्म दिया है, इसलिए उसने सोचा कि यह अभी भी अपने चरम पर है। आप इस तरह से घुसे और वह रक्तपिंड उग्र रूप से दहाड़ा और नहीं आया। काफी देर बाद भी बाहर। मुझे डर है कि उसने सोचा था कि तुम पहले ही इस खूनी राक्षस द्वारा मारे गए थे, इसलिए वह चला गया। येज़िवेन ने इसके बारे में सोचा। ऐसा लगता था कि यही एकमात्र कारण था कि हाओ कांग अपनी आंखों से अपनी मृत्यु की पुष्टि किए बिना चला गया। हाँ, कोई बात नहीं, आपने इस बार बहुत बड़ा लाभ कमाया है। केवल तुम्हारे पास इस रक्तबीज का रक्तमूल है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अंडे। ये मो ने उत्साह से कहा। क्या तुम उन 10 अंडों को देख रहे हो? वे 10 अंडे इस ब्लड बीस्ट का सार हैं। यह भी कहा जा सकता है कि इस ब्लड बीस्ट का 80 से 90% सार इन 10 अंडों में केंद्रित है। यहाँ तक आपके शरीर के साथ उन्हें निगलने के बाद आपकी साधना तेजी से चरम पर पहुंच जाएगी। येज़िवेन ने सिर हिलाया। इन खूंखार जानवरों के अंडों की बाजार में हमेशा उच्च मांग रही है। बहुत से लोग उनके लिए एक उच्च कीमत चुकाने को तैयार थे, विशेष रूप से मजबूत खूंखार जानवर की संतानों के अंडे। उन्हें ऊंचे दामों पर बेचना आसान था। एक लेट स्टेज हाफ स्टेप ट्रांसेंडेंस रियलम क्रूर जानवर का अंडा बाहरी दुनिया में आसमानी कीमत पर बेचा जा सकता है। हालांकि शर्त यह थी कि इसे बाहर लाया जा सकता था। ब्लड वर्ल्ड के जीव ब्लड वर्ल्ड को छोड़ने में असमर्थ थे। इतने सालों बाद किसी को भी उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उन योद्धाओं की तरह, यदि वे निर्दिष्ट समय के भीतर बाहर नहीं निकल सके तो वे इस लाल रंग की दुनिया को बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाएंगे। खूनी दुनिया के जीवों को बिल्कुल बाहर नहीं लाया जा सका। इसलिए भले ही वह जानता था कि इन 10 अंडों की कीमत आसमान छू रही थी, उसके पास और कोई चारा नहीं था। हालांकि अगर वह इन 10 अंडों को अवशोषित कर सकता है और उन्हें अपने खेती के आधार में परिवर्तित कर सकता है तो यह भी बहुत अच्छा होगा। हाओ कांग के चले जाने की पुष्टि के बाद येज़िवेन ने राहत महसूस की और बंद कमरे में प्रशिक्षण की तैयारी शुरू कर दी। इस अशुभ जानवर के अवशिष्ट दबाव के कारण इस समय किसी भी रक्तबीज ने पहाड़ पर जाने की हिम्मत नहीं की। येज़िवेन का इरादा इस तथ्य का लाभ उठाने का था कि इस रक्तपिपासु की जबरदस्ती पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी और इस अवसर का लाभ उठाते हुए बंद कमरे में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते थे। हालांकि इससे पहले कि वह बंद कमरे में प्रशिक्षण लेते, अभी भी एक समस्या थी। यह समस्या थी कि ये कियानकियान को कैसे व्यवस्थित किया जाए। इस खतरनाक ब्लड वर्ल्ड में ये कियानकियान एक ऐसी लड़की थी जिसके पास मुर्गे को पालने की ताकत भी नहीं थी। अगर उसे कुछ हुआ तो यह भयानक होगा। चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो। मैं उस जगह के करीब रहूंगा जहां आप बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहे हैं, इसलिए अगर कुछ भी होता है तो आप समय पर उपस्थित हो पाएंगे। ये कियानकियान ने येज़िवेन की चिंताओं को देखा और तुरंत कहा। यह देखकर कि ये कियानकियान ने ऐसा कहा था, येज़िवेन ने और कुछ नहीं कहा। उसने सीधे उसे एक जेड टैबलेट दिया और कहा, अगर कुछ होता है तो बस इस जेड टैबलेट को कुचल दो और मैं इसे तुरंत महसूस कर पाऊंगा। इस जेड टैबलेट में येज़िवेन की आत्मा का निशान था। जब तक जेड टैबलेट को कुचला जाता तब तक वह असामान्यता को तुरंत महसूस कर पाता। यहाँ तक अगर वह बंद दरवाजे के प्रशिक्षण के गहरे स्तर पर था तो वह असामान्यता को महसूस कर पाएगा और तुरंत जाग जाएगा। ये कियानकियान ने बस सिर हिलाया।
जब वह चलती थी तो जंजीरों के आपस में टकराने की आवाज कुछ कर्कश और कानों को भाती थी। येशिवेन ने बंद कमरे में प्रशिक्षण लेने के लिए जो जगह चुनी थी, वह थी किसी खून के दीवाने की मान थी। यह वह स्थान था जहां इस रक्तपिपासु की जबरदस्ती सबसे भारी थी। इसके अलावा यह वह स्थान था जहां अन्य रक्तपिपासुओं ने आने की हिम्मत नहीं की थी। यहां तक अगर कुछ अंधे खून वाले दिखाई देते हैं तो वे इस जगह पर जाने की हिम्मत नहीं करेंगे जहां जबरदस्ती सबसे मजबूत थी। ये क्यानकियान गुफा के बाहर येजिवेन के बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। साथ ही वह उसकी तलाश भी कर रही थी। ये क्यानकियान के साथ निगरानी रखने के प्रभारी के साथ यह येमो को मुक्त किए जाने के समान था। इसलिए वह अपनी ऊर्जा पूरी तरह से अर्थ ग्रेट डिवाइन टूल के प्रचार में लगा सकता है। इस विशाल रक्त राक्षस के शरीर में अनंत ऊर्जा थी। यद्यपि इसके रक्त केंद्रक का सार येजिवेन द्वारा ले लिया गया था, शेष मांस और रक्त अभी भी त्यानयुवान दर्पण के लिए एक महान पूरक थे। येजिवेन पालथी मारकर बैठी और जमीन से 3 इंच ऊपर मंडरा रही थी। वह जमीन के ऊपर मंडराता रहा और पर्यवेक्षक व्यक्तिशास्त्र को प्रसारित करना शुरू कर दिया। हालांकि पर्यवेक्षण व्यक्तिशास्त्र अतीत से अलग था। जिस ब्रह्मांड की उसने खेती की थी वह बड़ा और बड़ा होता जा रहा था क्योंकि वह खेती करना जारी रखता था। अब वह पहले से ही एक विशाल आकाशगंगा की खेती कर चुका था। इसमें हर पल सितारे पैदा हो रहे थे और तारे हर पल नष्ट हो रहे थे। इस ब्रह्मांड में जीवन और मृत्यु, जन्म और मृत्यु लगातार खेल रहे थे। यह भी कहा जा सकता है कि येजिवेन की खेती इतनी तेजी से आगे बढ़ने का कारण देखने वाले व्यक्तिशास्त्र से निकटता से संबंधित था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह प्रतिदिन ब्रह्मांड के जन्म और विनाश को देख रहा था और उसकी खेती की उन्नति के लिए इसके अकल्पनीय लाभ थे। येजिवेन थोड़े समय में आसानी से अपना डोमेन बनाने में सक्षम थे क्योंकि वह हर दिन ब्रह्मांड के जन्म और विनाश को देख सकते थे। वह एक अधिक जटिल ब्रह्मांड का अनुकरण भी कर सकता था, एकमात्र डोमेन की तो बात ही छोड़ दें। यह येजिवेन की वर्तमान स्थिति थी। उसके नियंत्रण में एक रक्त कोर जो उसके शरीर के लगभग आधे आकार का था, उसके सामने प्रकट हुआ। येजिवेन, जिसने ऑब्जर्विंग पर्सन इंजील प्रसारित किया था, एक विशाल ब्लैक होल की तरह था। अनगिनत ऊर्जा उसके द्वारा अवशोषित की गई थी और तल अथाह था। खून के रंग की अनगिनत ऊर्जा प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गई जिसने येजिवेन के शरीर को ढक लिया। येजिवेन के शरीर पर हजारों छिद्र तुरंत खुल गए, इस रक्त रंग की ऊर्जा को पागलों की तरह अवशोषित कर रहे थे। यह खून के रंग की ऊर्जा येशिवेन के शरीर पर लगी ची से भी अधिक शुद्ध थी। एक साधारण रूपांतरण के बाद येशिवेन द्वारा इसे जल्दी से अवशोषित कर लिया गया। यहां तक येजिवेन के शरीर से खून के रंग की रोशनी और लहरें निकल रही थीं। इस रक्त रंजित ऊर्जा के समर्थन से येजिवेन सीधे पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर पर नहीं चढ़े। इसके बजाय वह पहले ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें स्तर के शिखर पर चढ़ा, क्योंकि वह ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें लेवल पूर्ण तक भी नहीं पहुंचा था। हालांकि वह पूर्ण पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर तक नहीं पहुंचा था, वह सीधे उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर पर चढ़ सकता था। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो इससे उसकी नींव अस्थिर हो जाएगी। यह एक घर बनाने जैसा था। बिना ठोस नींव के ऊंचा घर बनाने का कोई उपाय नहीं था। इसलिए वह ऐसा कभी नहीं होने देंगे, बल्कि वह अपनी खेती की प्रगति को धीमा करेगा और पहले एक ठोस नींव रखेगा। येशिवेन को पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। दिन ब दिन येजिवेन की खेती बड़े पैमाने पर रक्त रंजित ऊर्जा के सहारे 8वें स्तर के उत्कृष्ट दायरे में आसानी से पहुंच गई। जब येजिवेन ट्रांसेंडेंट रियलम 8वीं स्तर की चोटी पर पहुंचे तो वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनकी साधना एक बाधा तक पहुंच गई थी। वह तुरंत जान गया कि यदि वह खेती करना जारी रखता है तो कोई प्रगति नहीं होगी। बिना किसी झिझक के वह सीधे से टूटना शुरू कर दिया। उसके द्वारा अधिक रक्त रंजित ऊर्जा अवशोषित की गई थी। इसने अपने मेरिडियन को धोना शुरू किया और अपने मेरिडियन का विस्तार किया। उसी समय उसके परिवर्तन के तहत यह एक अधिक क्रूर क्यूई में बदल गया और फिर पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर की बाधा को प्रभावित करना शुरू कर दिया। पारलौकिक क्षेत्र 9वां स्तर संपूर्ण पारलौकिक क्षेत्र का उच्चतम स्तर था। यह पारलौकिक क्षेत्र का शिखर भी था। कठिनाई ही पिछले चरणों में सबसे कठिन थी। यह कहने की बात नहीं है कि येशिवेन की नींव बहुत ठोस थी। इस समय इसे तोड़ना बहुत कठिन लग रहा था। हालांकि येशिवेन को जरा सी भी चिंता नहीं थी। इस समय उनकी आध्यात्मिक चेतना अभी भी भीतर थी। मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष ने आध्यात्मिक चेतना के पूरे समुद्र को ढांकते हुए रंगीन दिव्य प्रकाश का उत्सर्जन किया। इसने उन्हें हर समय मन की सबसे शांत स्थिति बनाए रखने की अनुमति दी। साथ ही वह कई बिंदुओं को देख सकता था जिन पर उसने पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और अंतराल के लिए बना सकता था। ऐसा कहा जा सकता है कि येशिवेन का वर्तमान मिजाज अभूतपूर्व रूप से शांत था। यहां तक सफलता भी उनकी मनस्थिति को विचलित नहीं कर सकी। उसी समय अनगिनत स्पिरिट स्टोन्स जल गए। अधिक उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर के क्षेत्र येजिवेन के दिमाग में अंकित थे। इसने उन्हें धीरे धीरे पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर को समझने की अनुमति दी।
यह कहा जा सकता है कि उसके प्रभाव से पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर की बाधा भी धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। खेती में कोई समय नहीं था और पहाड़ 60 साल तक नहीं टिका। पलक झपकते ही येशिवेन को पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। येजिवेन ने उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर की बाधा को प्रभावित करना जारी रखा। यह अधिक ऐसा था जैसे वह थोड़ा सुन्न था, यांत्रिक रूप से उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर पर प्रभाव डाल रहा था। बूम! अचानक उसकी बाधा एक बांध की तरह थी। अंत में यह उसकी क्यूई धारा द्वारा बलपूर्वक तोड़ा गया। उसके शरीर की मधुर आभा सहसा छिप न सकी। यह सीधे आकाश में उड़ गया और विशाल आभा सीधे गुफा से बाहर निकल गई। ये कियान जो निकट साधना में खेती कर रहा था, अचानक इस विशाल आभा से जाग गया। उसने कुछ आश्चर्य से गुफा के अंदर देखा। उसकी टकटकी थोड़ी जटिल थी। दूसरे शब्दों में, उसने कभी भी एक पारलौकिक क्षेत्र का योद्धा नहीं देखा था जो इतना शक्तिशाली हो। हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम के विशेषज्ञ उसके लिए कोई मुकाबला नहीं थे। पहले येजिवेन केवल ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें स्तर पर था, फिर भी वह लिन फेंगहुआ का वध कर सकता था, जो एक हाफ स्टेप लॉ फेज इंटरमीडिएट था। अब जब उसने उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर में प्रवेश कर लिया था, तो हाओ कांग भी उसका विरोधी नहीं था। हालांकि पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर तक पहुंचने के बाद आभा केवल चमक उठी और फिर से मौन में गिर गई, जैसे कि वह पहले कभी प्रकट नहीं हुई थी। ये कियान इसलिए नहीं बोली क्योंकि वह जानती थी कि येजिवेन के पास शायद एक असाधारण शक्ति तकनीक थी जो इतने कम समय में उसकी आभा को रोक सकती थी। जैसे उसने पहले अपना आभामंडल छुपाया था, वैसे ही उसने अपना आभामंडल छुपाया था। लेकिन हर किसी के अपने रहस्य थे, उसकी पहचान तो दूर की बात है। येशिवेन से सवाल करने के लिए उसके पास क्या योग्यताएं थीं? उसने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे फिर से करीबी साधना में प्रवेश करना शुरू कर दिया। उसकी करीबी खेती येजिवेन की खेती से अलग थी। येजिवेन एक गहरी साधना में थी। पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर तक पहुंचने के लिए किसी भी गड़बड़ी की अनुमति नहीं थी। किसी तरह की गड़बड़ी के कारण प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं। इसे एक बार में हासिल करने की जरूरत थी। हालांकि यह सिर्फ एक सामान्य अभ्यास था और वह किसी भी समय रुक सकती थी। हालांकि उसकी कंधे की हड्डी बंद थी, लेकिन येजिवेन ने अपनी ताकत को सीमित नहीं किया, न ही उसने अपने शरीर से जैन युआन को निकाला, इसलिए उसने धीरे धीरे अपनी कुछ ताकत वापस पा ली। इसके अलावा ऐसा लगता है कि उसने साधना का एक और मार्ग खोज लिया है। यहां तक उस स्थिति में भी जहां उसकी कंधे की हड्डी बंधी हुई थी, वह अभी भी खेती कर सकती थी। हालांकि प्रगति बहुत तेज नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी खेती ठीक होती गई, उस पर बंधनों का दमन कमजोर होता गया। उसकी प्रगति तेजी से और तेज हो जाएगी, और जब वह समय आएगा तो वह जल्द ही एक बिल्कुल नए क्षेत्र में पहुंच जाएगी। जब उसके स्कैपुला पर जंजीर टूट गई तो उसकी 2 खेती फिर से हो जाएगी। उसकी ताकत एक ही बार में भयानक स्तर तक पहुंच जाएगी। बेशक यह केवल उसका अनुमान था। यह मार्ग संभव था या नहीं अभी भी अज्ञात था। हालांकि पिछले कुछ दिनों में उसकी साधना सत्यता के स्तर पर बहाल कर दी गई थी। अगर वह दक्षिण पूर्व क्षेत्र के 10 देशों में होती तो उसे एक बड़ी शॉट माना जाता। हालांकि वह ब्लड वर्ल्ड में थी। शायद किसी कीट की खेती इससे कहीं अधिक होती, लेकिन वह अब रक्त की दुनिया में थी। उनकी राय में सच्चाई का क्षेत्र उस बच्चे से अलग नहीं था जिसने अभी अभी चलना सीखा था। वैसे भी अन्वेषण के लिए अभी भी समय चाहिए। उसने तुरंत येजिवेन को नजरअंदाज कर दिया, जो गतिहीन थी, और अपनी आंखें बंद करके खेती करना जारी रखा। गुफा में येजिवेन ने जानवरों को परेशान करते हुए अपनी आभा को सांस अभिसरण तकनीक से छुपाया। पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर को पार करने के बाद वह रुकने का इरादा नहीं रखता था। वह तोड़ना जारी रखना चाहता था। उसके सामने रक्तकोर ने अपनी ऊर्जा का केवल आधा हिस्सा ही अवशोषित किया था और अभी भी उसके लिए पर्याप्त था ताकि वह आगे बढ़ सके। उल्लेख नहीं करने के लिए अभी भी रक्त दैत्यों के अंडे थे, जिसमें शुद्ध ऊर्जा थी जिससे वह भी ईर्ष्या करता था। इसलिए उसने बाहर निकलने पर विचार करने से पहले सर्वप्रथम ट्रांसेंडेंट रियल 9th लेवल पीक तक पहुंचने की योजना बनाए। यदि वह पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर के शिखर तक पहुंच गया तो वह कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र में अजेय होगा। कानून घोषणा क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञों को छोड़कर वह अजेय होगा। यह जानना जरूरी था कि युवा पीढ़ी में बहुत कम ऐसे लोग थे जो कानून के दायरे में पहुंचे थे। वे फीनिक्स पंख और चिलिन सीन की तरह ही दुर्लभ थे। अन्य ट्रांसेंडेंट रियल 9वें स्तर के योद्धाओं के लिए उनके सामने रक्तकोर उनके लिए कई स्तरों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त था, यहां तक सीधे हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन लेट रियलम में प्रवेश कर गया। हालांकि येशिवेन के लिए उसकी ताकत बहुत मजबूत थी और यह कहा जा सकता है कि वह साधारण रूप से शक्तिशाली था। हालांकि इस वजह से उनकी सफलता औसत व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक कठिन लग रही थी। यदि कोई इसकी गणना लिंकी के संदर्भ में करे तो किसी को यह नहीं पता होगा कि इसमें कितना लिंकी लगेगा। यदि वह बाहरी दुनिया में साधना करता है तो यह असामान्य रूप से धीमा होगा। केवल इस रक्त क्षेत्र में ही वह इतनी तीव्र प्रगति को बनाए रख सकता था।
लेकिन येज़िवेन ने अनुमान लगाया कि यह रक्तकोर उसकी साधना को अर्धचरणीय कानून अभिव्यक्ति देर के दायरे में धकेलने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। खेती में समय का सार था। इस प्रकार साधना करते हुए आधा वर्ष और बीत गया। पूरी पर्वत श्रृंखला रक्तपिशाचों की गतिविधियों के संकेत दिखाने लगी। हालांकि उस जगह के अलावा जहां येज़िवेन रह रही थी, खून के शैतानों ने मदर बीस्ट के अवशिष्ट दबाव के कारण मदर बीस्ट की मूल मान तक जाने की हिम्मत नहीं की। अन्य स्थानों पर धीरे धीरे लौटने वाले रक्त के दैत्यों ने कब्जा कर लिया। वे मूल रूप से इस पर्वत श्रृंखला के रक्तपिशाच थे, लेकिन क्योंकि जानवर की मां जन्म देने की कगार पर थी, वे सभी दूर चले गए थे। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जानवर की मां येज़िवेन के खिलाफ बचाव करने में विफल होगी और अंततः उसके हाथों मर गई। अब जब समय के साथ बीस्ट की आभा धीरे धीरे समाप्त हो गई, तो रक्त बीस्ट ने धीरे धीरे वापस लौटने का साहस किया। पर्वत श्रृंखला में हर जगह रक्तबीजों की दहाड़ और चीखें थीं। इस समय दूरी में प्रकाश की 1 दर्जन धाराएं तुरंत विशाल आकाश में छा गईं और ऊपर आ गईं। अगर येज़िवेन यहाँ होते तो उन्हें एहसास होता कि जो व्यक्ति नेतृत्व कर रहा था वह वास्तव में एक पुराना परिचित था। यह हाओ कांग के अलावा कोई नहीं था, जो आधे साल बाद दिखाई दिया था। हाओ कैंग के बगल में एक युवक शानदार लबादे में खड़ा था। उन दोनों के पीछे विशाल आभा वाले 1 दर्जन से अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। उनमें से प्रत्येक हाफ सटेप लॉ मैनिफेस्टेशन मिडिल रियल्म से ऊपर था। इस लाइनअप को कमजोर नहीं कहा जा सकता था। एक शक्तिशाली शहर राज्य के लिए भी इतने विशेषज्ञों को एक साथ बाहर निकालना आसान नहीं था। आधे साल के बाद हाओ कांग की खेती अब वैसी नहीं रही जैसी आधे साल पहले थी। शायद बाहरी दुनिया में 100 साल उसकी साधना में कोई प्रगति नहीं कर पाए, लेकिन रक्त क्षेत्र में आधा साल उसकी साधना के लिए एक बड़ी सफलता हासिल करने के लिए पर्याप्त था। आधे साल पहले की तुलना में वर्तमान हाओ कैंग ने पहले ही आधे चरणीय कानून घोषणापत्र देर के दायरे में कदम रख दिया था। उनकी खेती उस समय से अलग दुनिया थी। यह एक अकल्पनीय अंतर था। हालांकि यहां तक हाओ कैंग जैसे मजबूत व्यक्ति के पास वास्तव में एक आकर्षक अभिव्यक्ति थी, जब वह अपने बगल में शानदार बागे में युवक का सामना कर रहा था। हाओ कांग, क्या यह वही जगह है जहां आपने कहा था कि कानून के आधे चरण का प्रकटीकरण स्वर्गीय दायरे में राक्षसी जानवर है? शानदार बागे में युवक लंबे समय से उड़ रहा था। वह धीरे धीरे थोड़ा अधीर हो गया और जोर से बोला, हाँ, यह यहाँ है। आधा साल पहले मैं इस जानवर से मिला था। इस अवधि के दौरान मैं इस जगह की निगरानी के लिए लोगों को भेजता रहा हूँ। उदास मत हो, मैंने उस जानवर को जाते हुए नहीं देखा। यह अभी भी गहरी नींद में होना चाहिए, हाओ कैंग ने तर्क दिया। इन क्रूर जानवरों के जीवनकाल की परवाह किए बिना, चाहे इसकी तुलना मनुष्यों या समुद्री जाति से की जाए, इसका बहुत बड़ा लाभ था। वे आसानी से दसियों हजार वर्षों तक जीवित रह सकते थे, जिससे उन्हें नींद में और भी अधिक समय बिताने की अनुमति मिलती थी। वास्तव में जब वे नींद में थे तब भी उनके खेती के अड्डे बढ़ रहे थे। अगर ऐसा जानवर वास्तव में मौजूद है तो मैं आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। यह सुनकर आलीशान चोगे में युवक ने सिर हिलाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक आप मेरे लिए अच्छा काम करते हैं, मैं निश्चित रूप से अपने भाई के सामने आपके लिए कुछ अच्छे शब्द रखूंगा। हाओ कैंग ने जल्दी से सिर हिलाया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि उसकी आंखें तिरस्कार और उपहास से भरी थीं। यदि यह आपके भाई की शक्ति के लिए नहीं था, तो आपके जैसा कचरा मेरे ऊपर कैसे हो सकता है? यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि मैं सुपर समुद्री क्षेत्र में जाने के लिए आपके रिश्ते का उपयोग करना चाहता था, तो मैं आप जैसे किसी के साथ परेशान नहीं किया है। अगर मेरे पास सुपर सी रीजन के संसाधन होते तो मैं पहले ही लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे में प्रवेश कर चुका होता। बेवकूफ, कचरा। आलीशान वेश में उस नौजवान ने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि यह आदमी, जो अब भी उसके साथ एहसान करने की कोशिश कर रहा था और उसके सामने संयमित व्यवहार कर रहा था, उसे पहले ही अकेले में इतनी बुरी तरह से गाली दे चुका था, यहाँ तक कि उसे कचरा भी कह रहा था। अगर उसे पता होता तो वह निश्चित रूप से गुस्से में उड़ जाता। उनका साधना स्तर भले ही उच्चतम न हो, लेकिन युवा पीढ़ी के बीच उनका स्थान निश्चित रूप से था। कैसे हाओ कैंग उसे अपने विचारों के माध्यम से देखने दे सकता था? महत्वाकांक्षी और निर्दयी हाओ कैंग के सामने आलीशान बागे में युवक अपनी अत्याचारी ताकत को छोड़कर हर दूसरे पहलू में एक मूर्ख की तरह था। उसके साथ हाओ कांग खिलवाड़ कर रहा था। उसने अपनी आंखों में घृणा की एक चमक के साथ पर्वत श्रृंखला को देखा। उसने लगभग आधा साल पहले सोचा था। उन्होंने लंबे समय से तैयारी की थी। ये कियान जिसे उसने मूल रूप से एक साधना पात्र के रूप में उपयोग करने की योजना बनाई थी, वह यहाँ खो गया था। इस समय वह पहले से ही रक्तबीज के पेट में भोजन बन चुकी होगी। यह कहा जा सकता है कि यह एक भारी नुकसान था। यदि ये कियान अभी भी यहाँ होती, तो उसे कानून के प्रकटीकरण के अंतिम चरण में प्रवेश करने के लिए आधे साल की आवश्यकता कैसे हो सकती थी? यदि ये कियान अभी भी यहाँ होती, तो वह सबसे अधिक संभावना पहले से ही कानून अभिव्यक्ति के दायरे में प्रवेश करने की तैयारी शुरू कर चुकी होती। यह सब इस जानवर की वजह से हुआ है।
हालांकि ये ज़िवेन मास्टरमाइंड था, वह पहले ही मर चुका था। मरे हुए आदमी से बहस करने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए हाओ कैंग ने अपना गुस्सा इस रक्त बीज पर निकाला। आधा साल पहले वह काफी मजबूत नहीं था, इसलिए वह केवल भाग सका। लेकिन अब यह अलग था। वह पूरी ताकत से जा सकता है और इस रक्त बीज को मार सकता है। तुम धिक्कार है जानवर, तुम मर चुके हो। इस समय रक्त बीज की मांद में ये ज़िवेन के शरीर पर खून का रंग और भी गहरा हो गया था। उसी समय उनकी आभा और अधिक पूर्ण हो गई। वह आधे महीने से बिना किसी प्रगति के खेती कर रहा था। वह पहले ही ट्रांसेंडेंटरियल 9th लेवल पीक पर पहुंच चुका था। यदि वह इस स्तर को पार करना चाहता है तो वह पहले से ही अर्धचरणीय कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र में होगा। तब तक वह वास्तव में कानून के घोषणापत्र के दायरे में होगा। उन्हें इस बात का भी भरोसा था कि एक बार जब उन्होंने हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे में प्रवेश किया तो उनकी युद्ध क्षमता की तुलना लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम विशेषज्ञ से भी की जाएगी। उस समय यह लहू के क्षेत्र में वास्तव में हावी होने का समय होगा। रक्त क्षेत्र में, चाहे वह मानव कबीला हो, समुद्री कबीला या देशी रक्त जानवर, एक कानून घोषणा क्षेत्र विशेषज्ञ हावी हो सकता है और अत्याचारी हो सकता है। हालांकि ये ज़िवेन अभी भी अनिच्छुक थी। वह सीधे हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे को तोड़ना चाहता था। उस समय सब कुछ अलग होगा। हालांकि ये बाधा अब एक ज़िवेन के रास्ते में मजबूती से अटक गई थी। वह बाहर नहीं निकल पाया, जिससे वह कुछ उदास हो गया। जैसे ही वह अन्य तरीके आजमाने वाला था, उसका दिल अचानक कस गया। जे टोकन को कुचल दिया गया था। फिर उन्होंने महसूस किया कि दो विशाल प्रभामंडल पूरी पर्वत श्रृंखला को ढके हुए हैं। वास्तव में इस पर्वत श्रृंखला में रक्त पिशाचों की आभा के अवशेष हैं। आलीशान बागे में युवक आकाश में खड़ा था और नीचे देखा। वह स्वाभाविक रूप से मां जानवर की आभा की खोज कर रहा था। जहां तक अन्य छोटे रक्त पिशाचों की बात है जो अभी ट्रांसेंडेंस क्षेत्र तक नहीं पहुंचे थे, उसने उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। डरने की कोई बात नहीं थी जब वह लापरवाही से उनमें से एक झुंड को मार सकता था। हाओ कांग, जो उसके नीचे था, लगातार अपनी दिव्य चेतना का उपयोग पर्वत श्रृंखला को स्कैन करने के लिए कर रहा था। वह उस आकृति को खोजना चाहता था जिसने उसे इतना भयभीत कर दिया था कि वह घूमकर चली गई थी। हालांकि यह इसलिए था क्योंकि वह पर्याप्त मजबूत नहीं था, फिर भी उस दिन मुड़ना और छोड़ना उसके लिए एक बहुत बड़ा अपमान था। यह उनकी प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा धब्बा था। यदि वह उस रक्तपिपासु को मार नहीं सका और उसके रक्त का उपयोग अपने अपमान को धोने के लिए नहीं कर सका, तो उसे यह स्वीकार करना होगा कि यह रक्तपिपासु ही था जिसने उसे प्रेरित किया था। दूसरों के लिए एक ऐसे शत्रु का सामना करना जिसे वे पराजित न कर सकें, कुछ भी नहीं था। हालांकि उसके लिए यह अस्वीकार्य था। अपमान उसकी हड्डियों में गहरा था और लगातार उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। पिछले 6 महीनों में वह अपने वर्तमान स्तर तक बढ़ गया था। कहना पड़ेगा कि इस रक्तपिपासु ने उसे सबसे अधिक प्रेरित किया था। उसे मजबूत बनने के लिए मौलिक प्रेरणा के रूप में उसने इनाम के रूप में उस रक्त बीज को एक घातक झटका देने की योजना बनाई। अब मैं एक अद्वितीय रहस्यमय तकनीक की खेती कर रहा हूं, जो इन रक्तदाताओं के रक्त कोर और सार रक्त को लगातार अवशोषित करना है। आलीशान बागे में युवक ने शांति से कहा। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि मैं ट्रांसेंडेंस रियलम ब्लड फाइंड्स का सामना नहीं कर सका, तो मुझे इन आधे चरण के लेट स्टेज ट्रांसेंडेंस रियलम ब्लड फाइंड्स को पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं एक कदम में बड़ी सफलता हासिल कर पाऊंगा। हाओ कांग ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके दिल में थोड़ा तिरस्कार महसूस हुआ। यहां तक अगर आपका सामना ट्रांसेंडेंस रियलम ब्लड फाइंड से होता है तो भी आपको इसके खिलाफ लड़ना होगा। इसे देखकर तुम डर के मारे न भागो तो अच्छा होगा। यदि यह रक्तपिशाच वास्तव में आपके कहे अनुसार शक्तिशाली है तो मैं आपके योगदान को याद रखूंगा। मेरी तकनीक बड़ी सफलता के करीब है। यदि मैं इस रक्तपिपासु के सार रक्त और रक्त कोर को अवशोषित करता हूं तो मैं बड़ी सफलता तक पहुंच सकूंगा। जब वह समय आएगा तो मैं पारलौकिक क्षेत्र में कदम रखने और एक बड़ा शॉट बनने में सक्षम हो जाऊंगा। वह समय आने पर मैं तुम्हें निश्चित रूप से इनाम दूंगा। ऐसा कैसे नहीं हुआ? कुछ देर खोजने के बाद हाओ कांग के हाव भाव अचानक बदल गए। उसने महसूस किया कि उसकी दिव्य चेतना इस रक्तपिपासु के ठिकाने का पता नहीं लगा सकी। वापस लौटने के बाद उसने यह सुनिश्चित करने के लिए लोगों को पर्वत श्रृंखला पर नजर रखने के लिए भेजा था कि रक्त बीज अभी भी वहां था। पिछले आधे साल में यह बिल्कुल नहीं चला था, न ही इसे छोड़ दिया था। यह ऐसा था जैसे वह गहरी नींद में सो गया हो। किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार सैकड़ों वर्षों के लिए रक्त के शौकीनों के लिए गहरी नींद में गिरना बहुत आम बात थी। बेशक जिन लोगों को उसने भेजा था उनमें उस पर्वत श्रृंखला के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। अन्यथा उसे पता चलता कि जिस लक्ष्य की वह निगरानी कर रहा था उसका सिर एक शिवेन ने पहले ही काट दिया था। अब पूरी पर्वत श्रृंखला में वह अशुभ राक्षस नहीं था। यह ठीक इसलिए था क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया था कि ब्लड फींड अभी भी वहां था कि वह उस युवक को शानदार लबादे में लेकर आया था।
हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इतने महत्वपूर्ण क्षण में चूक हो जाएगी। उसने तुरंत उस व्यक्ति को शाप दिया जो उसके दिल में उसका पीछा कर रहा था। जब वह वापस आता तो निश्चित रूप से उसे सबक सिखाता और उसके दिल में नफरत निकालने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। हाओ कांग, क्या चल रहा है? क्या तुम मेरे साथ पंगा ले रहे हो? इस समय आलीशान लबादे में युवक ने अचानक उपहास किया और कहा। उसने अपनी आंखों में एक अमित्र भाव के साथ हाओ कांग को देखा। दूसरे शब्दों में, उनकी राय में, उन्हें हाओ कांग के सामने अपनी भावनाओं को छिपाने की भी आवश्यकता नहीं थी। हाओ कांग सिर्फ एक मध्यम आकार के समुद्री क्षेत्र का नेता था। उसके पीछे एक सुपर समुद्री क्षेत्र था। भले ही यह एक सुपर समुद्री क्षेत्र था, उस सुपर समुद्री क्षेत्र की कोई भी ताकत उस मध्यम आकार के समुद्री क्षेत्र को आसानी से नष्ट कर सकती थी। उन्होंने केवल स्काई थंडर सी रीजन और इस तरह की परवाह नहीं की। अब उसे लग रहा था कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया है। वह तुरंत अमित्र हो गया। इस बात के लिए कि क्या यह हाओ कांग के असंतोष को जगाएगा, उन्हें इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। भले ही हाओ कांग असंतुष्ट था, क्या वह उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा? अचानक हाओ कांग ने अचानक कुछ खोजा और उसके चेहरे पर एक उन्मादपूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट हुई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुतिया अभी भी जीवित होगी। हाओ कांग अचानक बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने वास्तव में अपने दिव्य अर्थों में ये कियान की खोज की थी। ये कियान की कंधे की हड्डी बंद थी, इसलिए उसके पास अपनी पूरी ताकत लगाने का कोई रास्ता नहीं था। पिछले 6 महीनों में वह केवल अपनी साधना को सत्य की 9वीं परत के स्तर तक बहाल करने में कामयाब रही थी, तो वह हाओ कांग की पहचान से कैसे बच सकती थी? वह तुरंत खोजी गई थी। हा, स्वर्ग वास्तव में मेरी मदद कर रहा है। इस समय हाओ कांग अपने बगल में चीनी परिधान में युवक के हैरान परेशान रूप की परवाह नहीं कर सकता था। उसने तुरंत ये कियान को पकड़ लिया। एक भयानक बड़े हाथ ने तुरंत पूरे आकाश को ढांक लिया, ये कियान की ओर पकड़ लिया जैसे कि वह लोगों को जिंदा कुचल देना चाहता हो। वह पहले से ही इतना उत्साहित था कि वह कम परवाह नहीं कर सकता था। उसने मूल रूप से सोचा था कि उसने मानव दवा खो दी है, लेकिन अब उसने वास्तव में इसे पाया है। हालांकि आधा साल हो गया था, जब तक वह ये कियान को ढूंढ पाता, यह बहुत अच्छा होगा। हालांकि ये कियान उसे आधे चरण के कानून चरण दायरे के अंतिम चरण में कदम रखने में मदद नहीं कर सका, लेकिन वह कानून चरण दायरे में कदम रखने और उसकी दोहरी साधना भट्टी बनने में उसकी मदद कर सकता था। भविष्य में इसकी खेती तेजी से आगे बढ़ेगी। जहां तक ज़िवेन का सवाल था, अब उसके दिमाग में नहीं था। जब तक ये कियान था, यह काफी था। जहां तक ज़िवेन की बात है, तो वो कुछ भी नहीं था। वह ध्यान देने योग्य नहीं था। इस समय एक और बड़ा हाथ आसमान से पकड़ा गया। एक उग्र लाल बड़ा हाथ आसमान से नीचे गिरा। बूम! तेज धमाका सुना गया। हाओ कांग का बड़ा हाथ हवा में फट गया और लिंकी के द्रव्यमान में बदल गया। हाओ कांग की आंखें अचानक तेज हो गईं। उसकी निगाह सीधे आसमान में चुभ गई और पर्वत श्रृंखला की ओर देखा। यहां तक चीनी पोशाक पहने युवक भी इस बात की कम परवाह नहीं कर सकता था कि हाओ कांग के साथ क्या हुआ। इस समय उन्होंने पर्वत श्रृंखला की ओर भी देखा। जब उसने पर्वत श्रृंखला में ये कियान को देखा तो उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। हालांकि वह बेहद घमंडी था, लेकिन दृष्टि के मामले में वह शायद हाओ कांग से ऊपर था। इसके अलावा ये कियान ने अपनी साधना खो दी थी और 9 यिन बॉडी सोर्स की आभा को छिपाने में पूरी तरह से असमर्थ थी। वह एक नज़र में ये कियान की काया के आर पार देख सकता था। 9 यिन शारीरिक स्रोत, 9 यिन बॉडी सोर्स का उपयोग तुरंत उनके दिमाग में आ गया। चाहे इसे मानव औषधि में परिष्कृत किया जाए या दोहरी खेती भट्टी के रूप में इस्तेमाल किया जाए, यह एक बढ़िया विकल्प था। यह किसी की खेती में बहुत सुधार कर सकता है। अगर उसे 9 यिन बॉडी सोर्स की मदद मिली होती, तो उसे अब भी दुष्ट तकनीकों का अभ्यास करने की आवश्यकता क्यों होती? इस समय वह शायद लॉ फेज के दायरे में कदम रखने और एक बड़ा शॉट बनने में सक्षम होगा। उसे यह 9 यिन बॉडी सोर्स प्राप्त करना होगा। उसने तुरंत अपने दिल में यह फैसला कर लिया, उसे ये कियान प्राप्त करना चाहिए। जहां तक काम की बात है, तो उन्होंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। उसने सोचा कि वह कौन था। उसकी हिम्मत कैसे हुई एक महिला को उससे छीनने की? रक्तलाल पर्वत श्रृंखला में एक हरे रंग की आकृति धीरे धीरे बाहर चली गई। रक्तलाल पर्वत श्रृंखला में यह बहुत विशिष्ट और आकस्मिक प्रतीत होता था। ये ज़िवेन! हाओ कांग ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी की और कहा। उसका दिमाग थोड़ा खाली था। उसने नहीं सोचा था कि यह व्यक्ति वास्तव में ये ज़िवेन होगा। उसने सोचा कि एक शिवेन आधा साल पहले ही मर चुका था। उसने नहीं सोचा था कि वो वास्तव में एक शिवेन को यहाँ देख पाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि ये कियान की मृत्यु नहीं हुई। यह पता चला कि एक शिवेन भी नहीं मरी थी। फिर पर्वत श्रृंखला में रक्तपिपासुओं के बारे में क्या वे उसके द्वारा मारे जा सकते थे? यह असंभव था। उनके विचार थोड़े अराजक थे। वर्तमान स्थिति में जिन रक्तपिंडों के बारे में उसने सोचा था कि वे पर्वत श्रृंखला में घुस गए थे, वे गायब हो गए थे, और ये ज़िवेन और ये कियान
जिन्हें उन्होंने सोचा था कि वे मर चुके हैं, फिर से प्रकट हुए थे। केवल एक ही निष्कर्ष था, येज़िवेन ने उस रक्तबीज को मार डाला था। हालांकि यह निष्कर्ष पलट गया था क्योंकि वह भयंकर जानवर निश्चित रूप से हाफ स्टेप ट्रांसेंडेंस लेट स्टेज पर था। उस समय उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भयानक जबरदस्ती महसूस की थी। यह वास्तव में हाफ स्टेप ट्रांसेंडेंस लेट स्टेज के चरम पर था कि यह ट्रांसेंडेंस दायरे में कदम रख सकता था। उस समय येज़िवेन उसे हरा भी नहीं सकती थी। वह उस रक्तबीज को कैसे मार सकता था? यह बिल्कुल अतार्किक था। क्योंकि वह मुख्य बिंदु का पता नहीं लगा सका, वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, मानो उसका दिमाग एक गड़बड़ हो गया था। हालांकि वह जल्दी से होश में आ गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि येज़िवेन क्यों नहीं मरा, अब जबकि येज़िवेन फिर से उसके सामने आ गई थी, इतना ही काफी था। वह येज़िवेन को फिर से मार सकता था। वर्तमान में वह पहले से ही अर्धचरणीय विधि चरण क्षेत्र के अंतिम चरण के शिखर में प्रवेश कर चुका था। आधे साल पहले की तुलना में यह अतुलनीय था। येज़िवेन को मारने के लिए काफी था। इस स्तर तक खेती करने के लिए पिछले आधे साल में उन्हें कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा। यह सब येज़िवेन के कारण हुआ था। वह कैसे क्रोधित नहीं हो सकता था? हाउ कांग, मुझे वह औरत चाहिए। वह औरत मेरी है, युवक ने शानदार लबादे में पर्वत श्रृंखला में ये कियान को घूरते हुए कहा। जहां तक ज़िवेन की बात है तो उसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसे येज़िवेन से कभी नुकसान नहीं हुआ था। उनकी राय में येज़िवेन केवल एक पारलौकिक क्षेत्र 9वां स्तर था, एक चींटी जैसा अस्तित्व। येज़िवेन उसके ध्यान के योग्य नहीं थी। उसकी नज़र में केवल ये कियान था जिसके पास 9 यिन बॉडी सोर्स था। यदि वह ये कियान को पकड़ सकता है और उसे एक मानव अमृत में परिष्कृत कर सकता है, तो वह जल्दी से कानून के चरण के दायरे में प्रवेश करने में सक्षम होगा। सब कुछ सही होगा और उसे किसी दुष्ट मार्शल आर्ट को विकसित करने की आवश्यकता नहीं होगी। हाउ कैंग की मूल रूप से क्रूर अभिव्यक्ति शानदार लबादे में युवक के शब्दों को सुनने के बाद थोड़ी अनुपस्थित हो गई। उसने सोचा कि उसने गलत गणना की है। वह जानता था कि 9 यिन बॉडी सोर्स उसके जैसे गुप्त उद्देश्यों वाले लोगों के लिए कितना आकर्षक था। इसलिए उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने गलत गणना की थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये कियान अभी भी जीवित होगी। क्या वह इस आदमी को उसका फायदा उठाने देने वाला था? नहीं, वह इसकी अनुमति नहीं देगा। ये कियान को पकड़ने के लिए उसने इतना प्रयास किया था और उसे पकड़ने के लिए बहुत त्याग किया था। यह कुतिया उसकी थी, वो किसी और को उसे छूने नहीं देगा, यहाँ तक येज़िवेन को भी नहीं। असंख्य योजनों के प्रकाश से उसकी उदास आंखें टिमटिमा उठीं। उसका निशाना येज़िवेन नहीं था, बल्कि आलीशान लबादे वाला युवक था। आलीशान लबादे में युवक, जिसकी आंखों में केवल ये कियान था, ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़र में येज़िवेन कोई खतरा नहीं था। असली खतरा चीनी चोगे वाला युवक था। येज़िवेन उसकी नज़रों में बस कोई नहीं था, लेकिन उसके सामने का व्यक्ति न केवल काफी मजबूत था, बल्कि उसकी एक पृष्ठभूमि भी थी जिसे उसे देखना था। यहाँ तक कि आधे चरण के पारलौकिक क्षेत्र के शिखर पर एक विशेषज्ञ को भी उसके प्रति विनम्र होना पड़ा। युवक ने येज़िवेन की आंखों में बिल्कुल भी नहीं डाला। उसने सीधे ये कियान की ओर उड़ान भरी। उसने अपना बड़ा हाथ फैलाया और ये कियान को पकड़ने वाला था। उसे येज़िवेन की परवाह नहीं थी जो उसके बगल में थी। उसकी आंखों में वासना का एक संकेत चमक गया। चीनी लबादा पहने युवक के आते ही ये कियान उदासीन दिखी। वह विचलित लग रही थी, खासकर जब उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी मरे हुए आदमी को देख रही हो। यह ऐसा था जैसे उसने सब कुछ देख लिया हो। इस समय येज़िवेन ने एक चाल चली। उसने अपना हाथ लहराया और एक लाइटसबा को काट दिया। एक अतुलनीय रूप से भयानक तलवारबाजी उसमें घनीभूत हो गई और एक तलवार के इरादे वाली महान तलवार में बदल गई जो आकाश से नीचे गिर गई। खड़खड़ाहट, बड़ी उंगली पर चोट लगने से रक्त की एक भयानक लहर उठी। बूम, भयानक तेज आवाज के साथ बड़ा हाथ हवा में फट गया। तेज तलवार प्रकाश ने भी बड़े हाथ का पीछा किया और चीनी पोशाक में युवक को लगभग काट डाला। धत्तेरी की, चाइनीज लबादे में युवक ने अचानक अपने भाव बदल लिए। उसे अचानक पकड़ लिया गया और येज़िवेन ने उसका हाथ लगभग काट ही दिया था। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? चीनी लबादे में युवक ने येज़िवेन को उदासीनता से देखा। आप कौन हैं? येज़िवेन ने धीरे से कहा। मेरा नाम नी फेबाई है, मैं भविष्य में कानून घोषणा क्षेत्र में एक बड़ा शॉट बनने के लिए तैयार हूँ। चीनी लबादे में युवक ने बेहोशी से कहा। उसने फिर ये कियान से कहा, मैं दक्षिणी सागर क्षेत्र से एक योद्धा हूँ। मैं इन निम्न स्तर के समुद्री क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक महान हूँ। यदि आप मेरा अनुसरण करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप एक अच्छा जीवन जिएंगे और आपकी खेती आसमान छू लेगी। आपके लिए भविष्य में कानून के घोषणापत्र के दायरे को पार करना मुश्किल नहीं होगा। अनंत सागर क्षेत्र में कितने समुद्री क्षेत्र थे इसकी गणना करने का कोई तरीका नहीं था। फले फूले बादल सागर क्षेत्र जैसे छोटे समुद्री क्षेत्रों का तो उल्लेख ही नहीं, यहाँ तक कई बड़े समुद्री क्षेत्र भी थे।
हालांकि पूरे अंतहीन सागर क्षेत्र में केवल 4 सुपर समुद्री क्षेत्र थे। उन्हें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और 4 दिशाओं के नाम दिए गए। वे संपूर्ण अंतहीन समुद्री क्षेत्र की रीढ़ थे। अन्य समुद्री क्षेत्रों के लिए वे एक मार्शल आर्ट पवित्र भूमि के बराबर थे। इसलिए नी फीबाई में इतना आत्मविश्वास था। अन्य महिलाएं दक्षिणी सागर क्षेत्र का नाम सुनकर ही उन पर फिदा हो जाती थीं। बेवकूफ, तो कियान ने केवल ठंडेपन से कहा। नी फीबाई ने तुरंत महसूस किया कि उसका चेहरा पूरी तरह से उतर गया है। जैसे ही उसने कहा, उसका चेहरा डूब गया। फूहड़, मैंने तुम्हें चेहरा दिया है, लेकिन तुम इसे नहीं चाहती। चूंकि तुम दोहरी खेती नहीं करना चाहती, तो मेरी कड़ाही बनो, मेरे मार्शल दाव के लिए एक सीढ़ी बन जाओ। शानदार लबादे में युवक नी फीबाई तुरंत ठंडेपन से चिल्लाया। चूंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो मर जाओ। उस युवक का लक्ष्य ये कियान नहीं, बल्कि ये ज़िवेन था। ये कियान की कंधे की हड्डी को पहले ही बंद कर दिया गया था। हालांकि उसने अपनी कुछ ताकत वापस पा ली थी, फिर भी वह उसकी आंखों में कमजोर थी। मैं आपको हमारे परिवार की गुप्त तकनीक आइस सिकाडा फर्मामेंट स्वॉर्ड कैनन दिखाऊंगा। जैसे ही उसके हाथ में लंबी तलवार दिखाई दी, नी फीबाई दहाड़ने लगी। हालांकि एक सामान्य लंबी तलवार से जो अलग था वह यह था कि इस लंबी तलवार पर बर्फ सफेद सिकाडा पंखों की एक जोड़ी थी। बजना, तलवार की चमक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच टिमटिमाती थी। यह ऐसा था मानो एक सफेद बर्फ का सिकाडा प्रकट हो गया हो और दुनिया को बर्फ में सील कर दिया हो। यह एक और प्राचीन शातिर प्राणी था। जब यह कदम उठाया गया, तब हाओ कांग, जो उसके पीछे खड़ा था, के भाव भी बदल गए। हालांकि नी फीबाई उनकी नज़र में बेहद मूर्ख थी, लेकिन ताकत के मामले में वे असली सौदागर थे। हालांकि वह अहंकारी था, वह मूर्ख नहीं था। यह बेहद भयानक था। बस इतना ही। ये ज़िवेन ने उपहास किया और उसके हाथ की तलवार की रोशनी छलकने लगी। तलवार की रोशनी लंबी तलवार के साथ निकली और तुरंत हवा में फट गई। अनगिनत रक्त ऊर्जाओं को तलवार की रोशनी ने अवशोषित कर लिया और ये ज़िवेन के आदेश के साथ तलवार की रोशनी तुरंत नीचे गिर गई। बूम! 2 तलवार रोशनी के बीच टक्कर के भयानक परिणाम ने एक विशाल तूफान खड़ा कर दिया। हालांकि उन दोनों ने खुद को नियंत्रित किया और ये कियान की दिशा में नहीं गए। नी फीबाई क्रूर थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह ये कियान को घायल नहीं कर सकती। नहीं तो क्या उसके सारे प्रयास व्यर्थ नहीं हो जाते। नी फीबाई का शरीर एक दर्जन कदम पीछे हट गया और आखिरकार रुक गया। ये ज़िवेन ने उपहास किया और कहा, आप इसे तलवारबाजी कहते हैं। यह सिर्फ एक खोखला नाम है। अगर यह इन तलवार चालों की शक्ति के लिए नहीं होता, तो वे आपके हाथों में खाली नामों के अलावा कुछ नहीं होते। मुझे परवाह नहीं है अगर आप दक्षिणी सागर क्षेत्र से हैं। ये ज़िवेन ठंडेपन से चिल्लाए। उसका शरीर अचानक हिल गया और उसके शरीर के सभी छिद्र अचानक खुल गए और तलवार की ऊर्जा उगल दी। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे वह एक प्राचीन तलवार कृषक में परिवर्तित हो गया हो। हाथ में तलवार लेकर, दुनिया मेरी है। अगर आपके पास हजारों जादुई शक्तियां हैं तो मुझे परवाह नहीं है। मेरे पास सब कुछ तोड़ने के लिए केवल एक तलवार है। उस प्रकार की अपराजेय शक्ति केवल एक तलवार कृषक का पुनर्जन्म थी। ये ज़िवेन एक तलवार कृषक नहीं था, लेकिन रहस्यमय स्थान के अस्तित्व के साथ तलवारबाजी की उसकी समझ तलवार कृषक की समझ से कहीं अधिक थी। नी फीबाई जैसे किसी का जिक्र नहीं। तलवारबाजी की उनकी समझ ग्रैंड मास्टर स्तर की कही जा सकती है। नी फीबाई की तलवारबाजी बेहद शक्तिशाली थी और उनकी चालें भी उत्तम थीं। हालांकि इसने इस तथ्य पर और प्रकाश डाला कि वह तलवार की खेती करने वाला नहीं था। तलवारबाजी के बारे में उनकी समझ काफ़ी सीमित थी और ये ज़िवेन के समान ही इसका उल्लेख नहीं किया जा सकता था। दफन तलवार। ये ज़िवेन की तलवार की रोशनी तुरंत उड़ गई और आसमान में फैल गई। यह तुरंत एक विशाल तलवार के जाल में बदल गया और सीधे नी फीबाई को घेर लिया। नी फीबाई को अचानक थोड़ा असहज महसूस हुआ और यहाँ तक उसके हाथ में तलवार भी हल्की सी महसूस हुई, जैसे उसे दबाया जा रहा हो। अंत में उसकी आंखों में डर का भाव आ गया, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि एक ज़िवेन की तलवारबाजी की खेती इतनी भयानक होगी। लानत है, धिक्कार है, धिक्कार है। नी फीबाई के सिर के ऊपर तुरंत एक विशाल ढाल दिखाई दी। हल्के पर्दों की धारियां ढाल से नीचे लटक रही थीं, जो उसे भीतर कसकर लपेट रही थीं। बूम बूम बूम! तलवार की आभा प्रकाश के पर्दे पर फिसल गई और अचानक भयानक विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनाई दी। वह हल्का पर्दा वास्तव में एक बड़ी दरार में टूट गया था। असंभव! मैं हाफ सटेप लॉ फेज लेट स्टेज का विशेषज्ञ हूं और मैं लॉ फेज के दायरे में प्रवेश करने से बस थोड़ा सा दूर हूं। आप इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं? नी फीबाई को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखों से देखा कि तलवार की आभा ने उसके हल्के पर्दे को गिरा दिया और उस पर दरारें आ गईं। यहाँ तक हाओ कांग, जो बहुत दूर आकाश में था, को भी अचानक अपनी पलकें फड़कती महसूस हुईं। ये ज़िवेन की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी।
आधा साल पहले वह अभी भी येज़िवेन का आसानी से पीछा कर सकता था, लेकिन अब जब उसकी ताकत हाफ स्टेप ऑफ एज लेट स्टेज में सुधर गई थी तो उसने महसूस किया कि उनके बीच की ताकत वास्तव में कम हो गई थी। वह पिछले आधे साल में अपनी कड़ी मेहनत और प्रगति के बारे में सबसे स्पष्ट थे। इसका मतलब यह नहीं था कि वह पीछे हट गया था, बल्कि एक शिवेन का सुधार उसकी कल्पना से बहुत परे था। और यह अक्सर सबसे भयानक बात होती थी, एक विशेषज्ञ का सामना करना जो उससे कहीं अधिक प्रतिभाशाली था। अगर उसने येज़िवेन को भागने दिया तो यह उसके लिए और यहाँ तक पूरे स्काई थंडर सागर क्षेत्र के लिए भी एक आपदा होगी। उनकी लिन फेंगहुआ जैसी ही राय थी। यह येज़िवेन निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति था जो निश्चित रूप से छोटी से छोटी शिकायत का बदला लेना चाहेगा। चूंकि इस तरह के व्यक्ति ने पहले ही उसे नाराज कर दिया था तो और भी अधिक वह उसे जाने नहीं दे सकता था। हाउ कैंग की कुटिल निगाहें उन दोनों के बीच घूम रही थीं, और कोई नहीं जानता था कि उसके दिमाग में कितनी योजनाएं और साजिशें चल रही थीं। चाहे वह येज़िवेन हो या नीफीबाई, उनकी राय में वे दोनों मरने के लायक थे। वह नीफीबाई से छुटकारा पाने के लिए येज़िवेन का हाथ भी उधार ले सकता है, और यह सबसे अच्छा होगा। जब दक्षिणी सागर क्षेत्र के लोगों ने उससे पूछताछ की तो उसके पास बचने का एक कारण होगा। भले ही दक्षिणी सागर क्षेत्र के लोग उग्र थे, उस समय यदि वह ये कियान को पकड़ सकता था तो वह थोड़े समय में कानून के चरण के दायरे में प्रवेश करने में सक्षम होगा। उस समय वह रक्त क्षेत्र में भी एक प्रमुख व्यक्ति होगा। यहाँ तक दक्षिणी सागर क्षेत्र जैसे विशाल व्यक्ति को भी विचार करना होगा कि क्या उसे अपमानित करना उचित था। चाहे वह बाहरी दुनिया में हो या रक्त क्षेत्र में, कानून का चरण क्षेत्र एक बहुत बड़ी खाई थी। कानून के दौर के दायरे को पार करके ही किसी को एक प्रमुख व्यक्ति माना जा सकता है। कानून के चरण के दायरे को प्राप्त करने के बाद सब कुछ अलग होगा। इस छोटे से समय में उसने पहले से ही सब कुछ गणना कर लिया था। अगला, नीफीबाई से छुटकारा पाना येज़िवेन पर निर्भर था। जैसा कि कहा जाता है, जब मछुआरे और सीप लड़ते हैं तो मछुआरे को फायदा होता है। येज़िवेन ने उपहास किया। उसकी तलवार की रोशनी अभी भी विशाल ढाल को दबा रही थी, उसे तोड़ना चाह रही थी। सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर की भयानक शक्ति पहली बार पूरी तरह से प्रदर्शित की गई थी। यह वह ताकत थी जो किसी को आधे अधूरे कानून के चरण में प्रवेश करने की अनुमति दे सकती थी। हालांकि उनकी ताकतें हाफ स्टेप ऑफ एज लेट रियल्म में थीं, येज़िवेन की युद्ध क्षमता स्पष्ट रूप से नीफीबाई की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी, जो केवल अपनी खेती को बलपूर्वक बढ़ाने के लिए एक विषम राक्षसी तकनीक की खेती पर निर्भर थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि येज़िवेन अपनी खेती और लड़ाइयों पर निर्भर थी। उन्होंने बढ़ने के लिए अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव किया था, जो नीफीबाई की कल्पना से बहुत परे था। इस तरह, हालांकि हाउ कैंग सतही तौर पर सम्मानित थे, लेकिन उन्होंने नीफीबाई को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। नीफीबाई ने गर्जना की क्योंकि उसने अपने शरीर में सभी वास्तविक मौलिक ऊर्जा को उत्तेजित किया। वो येज़िवेन के हमले की इस लहर को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। उसने अपने दिल में बेहद खिन्नता महसूस की। ऐसी स्थिति का उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था। वह हमले की पहली लहर को रोक भी नहीं सका। यह बहुत ही शर्मनाक था। हमलों की पहली लहर को रोककर ही वह बाद के पलटवार की बात कर सकता था। यद्यपि उनका युद्ध पथ शुद्ध नहीं था, फिर भी वे वास्तव में अर्धचरणीय पारलौकिक क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच गए थे। ढाल की सुरक्षा के साथ युग्मित, जो स्पष्ट रूप से पृथ्वी स्तरीय जादू की कलाकृतियों के स्तर तक पहुंच गया था, उसकी आभा अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गई। धिक्कार है, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं आज तुम्हें नहीं मार सकता। इस समय नीफीबाई ने एक भयानक तलवार प्रकाश को गिरा दिया। यह विशाल आकाश के माध्यम से फट गया और आसपास की हर चीज बर्फ और बर्फ की दुनिया में प्रवेश करती हुई प्रतीत हुई। एक बड़ा बर्फ का सिकाडा सभी की आंखों के सामने प्रकट हुआ और येज़िवेन की ओर झपटा। बर्फ और बर्फ की सीमा तुरंत बह गई। नीफीबाई पहले से ही जानलेवा उन्माद में थी। उसने ये कियान की परवाह नहीं की, जिसे वह बहुत चाहता था। आखिरकार ये कियान उसकी तुलना में कुछ भी नहीं था। येज़िवेन के शरीर से एक रक्त प्रकाश उड़ गया और एक प्राचीन दर्पण में परिवर्तित हो गया जिस पर एक दानव बना हुआ था। इसने ये कियान को ढक लिया और प्रकाश का एक पर्दा नीचे लटक गया और बाहर बर्फ और बर्फ को अवरुद्ध कर दिया। ये कियान की आंखें चमक उठीं। उसने येज़िवेन को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने कोमल और सफ़ेद छोटे हाथों को कसकर पकड़ लिया। नीफीबाई के अचानक हुए विस्फोट से येज़िवेन घबराई नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पहले ही इस पर विचार कर लिया हो। उसके शरीर से तलवार ऊर्जा निकलना जारी रहा और उसके शरीर के चारों ओर तलवार ऊर्जा का तूफान बन गया। नीफीबाई ने अपने शरीर की सारी शक्ति को संघनित कर लिया था और अपनी तलवार से काट डाला। यह देखना डरावना था। वह इस सिकाडा पूरी दुनिया को जमने में सक्षम लग रहा था। येज़िवेन कुछ कदम पीछे हट गई। उसने अपनी कलाई उठाई और उसके हाथ में लोहे की तलवार तुरंत निकल गई। लोहे की तलवार विशाल आकाश को काटती है। एक पृथ्वी स्तरीय हथियार की ताकत इस समय विशद और विशद रूप से प्रकट हुई थी। तेज तेज तेज
ऐसा लगता था कि येज़िवेन की तलवार में और कोई विशेषता नहीं थी। यदि कोई विशेषता होती तो वह गति होती। वह इस सिकाडा मूल रूप से आपत्तिजनक पक्ष में था। इसने अपना बड़ा मुंह खोला और येशिवेन को निगलना चाहता था और उसे तलवार की रोशनी से कुचल देना चाहता था। हालांकि जब वे वास्तव में लड़ रहे थे तब येज़िवेन ने हमला करने की पहल की थी। उसकी तलवार सीधे उस बर्फीले सिकाडा में धंस गई और एक भयानक ठंडी हवा ने तुरंत येज़िवेन की बांह को जकड़ लिया। ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर जम जाएगा। हालांकि येज़िवेन के हाथ के पिछले हिस्से पर रेंगने से पहले ही दिव्यता की अंतहीन लहरों ने उसे उड़ा दिया। यह उसे फ्रीज करने में असमर्थ था। बजना, येज़िवेन के हाथ में तलवार की रोशनी अचानक एक भयंकर चमक में बदल गई और तुरंत बर्फ के सिकाडा को चकनाचूर कर दिया। हालांकि इससे नी फीबाई को बचने का समय भी मिल गया। हालांकि यह हमला येज़िवेन को नहीं मार सका जैसा कि उसने उम्मीद की थी, फिर भी इसने उसे पूरी तरह से बचने की अनुमति दी थी। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और इस कमीने को मार डालो। इस समय नी फीबाई जल्दी से दहाड़ती हुई बाहर निकली। जो विशेषज्ञ उन दोनों के पीछे पीछे चल रहे थे वे उसके द्वारा लाए गए। ये सभी अपने अपने गुट के विशेषज्ञ थे। दक्षिणी सागर क्षेत्र के भीतर उन्हें प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञ माना जाता था। ये विशेषज्ञ येज़िवेन की बात सुनते ही उसकी ओर दौड़ पड़े। हालांकि हाओ कांग ने उन्हें सुना नहीं था। वह गतिहीन रहा। धिक्कार है हाओ कांग, क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? तुम मर चुके हो। रुको, जब तक मैं इस लड़के को मार नहीं देता मैं तुम्हें कीमत चुकाऊंगा। यह देखते हुए कि हाओ कांग, जो उनमें से सबसे मजबूत था, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, नी फीबाई तुरंत गुस्से में चिल्लाए। वह मूर्ख नहीं था। इस समय वह कैसे नहीं समझ सकता था कि हाओ कांग पहले से ही बेवफा था। अंदर का गुस्सा, उसका दिल लगातार जल रहा था। वह हाओ कांग से निपटने के हजारों तरीकों के बारे में सोच रहा था। जब तक वह बच सकता था वह निश्चित रूप से अपने बड़े भाई को इस स्काई लाइटिंग सी रीजन को खत्म करने के लिए मना लेगा और उसे एक दुखद मौत मरने देगा। चंगुल से छूटना। हाओ कांग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हालांकि उन्होंने अपने दिल में व्यंग्य किया। चूंकि वह पहले से ही लाभ लेने का फैसला कर चुका था जब सैंडपाइपर और क्लैम लड़ रहे थे, उसने पहले ही हाओ कांग को मारने का फैसला कर लिया था। भले ही हाओ कांग येज़िवेन के हाथों से बच सके, लेकिन वो निश्चित रूप से येज़िवेन के हमले से नहीं बच पाएगा। येज़िवेन, तुम्हें हाओ कांग से सावधान रहना चाहिए। उसे देखो, वह मदद करने के लिए भी आने को तैयार नहीं है। वह लाभ उठाने के बारे में सोच रहा होगा जब सैंडपाइपर और सीप लड़ रहे हैं। ये मो ने याद दिलाया। वह वर्तमान में ये कियान की रक्षा कर रहा था और लड़ाई का हिस्सा नहीं था। इसलिए वह इस समय स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह अच्छे के लिए है। यह मुझे उससे निपटने की परेशानी से बचाता है। येज़िवेन ने परवाह नहीं की। यदि आप लाभ काटना चाहते हैं तो आपके पास ऐसा करने की ताकत होनी चाहिए। येज़िवेन ने अतीत में कई बार मछुआरे के रूप में काम किया था। हालांकि वह उस समय हमेशा अंधेरे में छिपा रहता था। हाओ कांग ने खुले तौर पर अपने उद्देश्य का खुलासा किया था। इसलिए उसके लिए येशिवेन के खिलाफ साजिश रचना असंभव था। इसके अलावा येज़िवेन को भरोसा था कि अगर उन दोनों ने एक साथ हमला किया तो भी कोई समस्या नहीं होगी। यह बस थोड़ा और प्रयास होगा। दक्षिणी सागर के इन विशेषज्ञों का सामना करते हुए जो तेजी से आ रहे थे, येशिवेन घबराई नहीं। उसने अपने पैर की उंगलियों को थपथपाया और उसका शरीर तैरने वाले ड्रैगन जैसा था। एक पल में उन्होंने लोगों के समूह में प्रवेश किया और वास्तव में नी फीबाई को कुछ समय के लिए नजरअंदाज कर दिया। पुची हाफ सटेप लॉफेज रियलम इंटरमीडिएट स्टेज में एक दक्षिणी सागर विशेषज्ञ के गले पर एक तलवार की रोशनी फूटी और खून का फूल खिल गया। उनका जीवन तेजी से कट गया। उस विशेषज्ञ की आंखें अब भी खुली हुई थीं और उसे विश्वास नहीं हो रहा था। भले ही हाफ सटेप लॉफेज रियलम इंटरमीडिएट स्टेज विशेषज्ञ को सुपर सी क्षेत्र में शीर्ष नहीं माना जाता था, फिर भी वह अन्य समुद्री क्षेत्रों में एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था। यहां तक आधे अधूरे कानून के फेज लेट स्टेज के विशेषज्ञ भी उसे आसानी से नहीं मार पाएंगे। वे निश्चित रूप से येज़िवेन की तरह नहीं होंगे जिसने तलवार के एक वार से अपना जीवन काट लिया। पुची पुची खून के हर फूल के साथ जो खिलता था, कोई विशेषज्ञ सीधे मर रहा होता। इस समय नी फीबाई शांत नहीं रह सकी। मूल रूप से उसने सोचा कि वह येज़िवेन को फंसाने के लिए अपने नंबरों पर भरोसा कर सकता है और उसके लिए येज़िवेन को मारने के लिए परिस्थितियां बना सकता है। कौन जानता था कि थोड़े ही समय में उसने अपने आधे से अधिक अधीनस्थों को पहले ही खो दिया था। वो येशिवेन के लिए बिल्कुल भी मैच नहीं था। इसके विपरीत उसे लगा कि वह यहाँ केवल मरने के लिए आया है। वो केवल किंगजी को कार्रवाई करने दे सकता था। उसका शरीर कांपने लगा और वास्तव में उसके शरीर पर एक बर्फ का कवच प्रकट हो गया। अंतहीन ठंडी हवा ने उसके शरीर को ढंक दिया और उसकी रक्षा क्षमता को बहुत बढ़ा दिया। बर्फ सफेद कवच ने एक भयावह ठंडी हवा का उत्सर्जन किया जिससे उसके बाल कुछ सफेद बर्फ से दाग गए। वह स्नो गॉड ऑफ वॉर की तरह लग रहा था।
इसके तुरंत बाद उसने अपनी तलवार लहराई और ठंडी हवा छोड़ी, येशिवेन के घेराव में शामिल हो गया। एक बार आए सिकाडा दिखाई दे तो दुनिया चौंक जाएगी। उसकी तलवार की नोक से अंतहीन बर्फ के टुकड़े फूट पड़े और उसकी लंबी तलवार की रोशनी के साथ बर्फ के टुकड़े ने येशिवेन को असाधारण रूप से भयानक तरीके से ढक दिया। येशिवेन बिल्कुल भी नहीं घबराए। इतने सारे विशेषज्ञों के बीच वह सहज थे। उसकी लंबी तलवार ने पानी को उसके गार्ड के माध्यम से छींटे मारने से रोका और तलवार की रोशनी ने उसे ऊपर से नीचे तक सुरक्षित रखा। समय समय पर फूटने वाली तलवार की रोशनी दक्षिणी सागर क्षेत्र के एक बेपरवाह विशेषज्ञ का सिर काट सकती है। सब कुछ एक झटके में हुआ। हाओ कांग इस समय भी आसमान से लड़ाई देख रहा था। जब उसने येशिवेन की बहादुरी और क्रूरता देखी तो वह थोड़ा हिल गया। वास्तव में उन्हें यह भी संदेह था कि क्या उनके लिए इसमें शामिल होना और मदद न करना सही था। वर्तमान स्थिति के अनुसार नी फीबाई निश्चित रूप से येशिवेन की विरोधी नहीं थी। हालांकि क्या वह अंत में येशिवेन को दबा सकता था, यह भी एक समस्या थी। तथाकथित जब सैंडपाइपर और क्लैम लड़ाई मछुआरे को लाभ इस तथ्य पर आधारित था कि वे दोनों घायल हो गए थे। हालांकि येशिवेन की शक्ल देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वे दोनों चोटिल थे। इसके विपरीत येशिवेन नी फीबाई को दबा रही थी। यदि मछुआरा और सीप नहीं लड़ सके और दोनों घायल हो गए तो वह मछुआरा इससे कैसे लाभान्वित हो सकता है। हालांकि यह विचार केवल एक क्षण के लिए प्रकट हुआ और उसके द्वारा दबा दिया गया। उन्हें अपने आत्मविश्वास पर बहुत भरोसा था। दफन तलवार, येशिवेन जोर से चिल्लाए और तलवार की रोशनी तुरंत बुझ गई। यह तलवार क्यूई में विभाजित हो गया जिसने आकाश को भर दिया और सभी दिशाओं में आक्रमण किया। पुची पुची पुची। दक्षिणी सागर क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास चिल्लाने तक का समय नहीं था। उनके दिल तलवार क्यू से छिद गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। यहां तक नी फीबाई भी तलवार क्यूई को रोकने के लिए ढाल की सुरक्षा पर मुश्किल से भरोसा करती थी। उसकी मौके पर ही मौत नहीं हुई। फिर भी वह खेदजनक स्थिति में था। इस समय वह अंत में समझ गया कि उसके सामने वाला लड़का जिसे उसने पहले गंभीरता से नहीं लिया था वह वास्तव में भयानक था। वह हास्यास्पद रूप से मजबूत था। क्या ट्रांसेंडेंट रियल 9th लेवल उसके जैसे आधे कदम वाले कानून के चरण के दिवंगत विशेषज्ञ को हराने में सक्षम था? क्या वह वास्तव में भयानक और हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली नहीं था? हालांकि जैसे ही वह भागने वाला था येशिवेन की तलवार उसके सामने आ चुकी थी। लोहे की तलवार विशाल आकाश को चीरती हुई बिजली की तरह तुरंत उसके सामने आ पहुंची। इसने तुरंत उसके सभी बचावों को चकनाचूर कर दिया और वह ढाल भी उसकी पूरी तरह से रक्षा नहीं कर सकी। बूम! तलवार प्रकाश उसके शरीर पर फटा और पूरी तरह से फूट गया। अचानक उसकी छाती में खून आ गया। कितने आंतरिक अंगों को चोट लगी थी यह कोई नहीं जानता था। जैसे जैसे वह लगातार खून बहाता गया उसने कुछ आंतरिक अंग के टुकड़े भी बाहर निकाल दिए। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि उनकी चोटें कितनी गंभीर हैं। यदि उसके पास वह कवच न होता तो न केवल उसके आंतरिक अंग चकनाचूर हो जाते, उसका पूरा शरीर आधा कट गया होगा। उसने जोर से दहाड़ा और उसके शरीर का बल बढ़ता गया। उसकी असली तात्विक ऊर्जा एक पल में चरम सीमा तक पहुंच गई और तुरंत येशिवेन की तलवार की आने वाली रोशनी को विचलित कर दिया। फिर उसकी आकृति सीधे एक सपने देखने वाले में बदल गई और हाओ कांग की ओर बढ़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि हाओ कांग उसे बचा लेगा। जिस समय से हाओ कांग ने कोई कदम नहीं उठाया वह पहले से ही जानता था कि हाओ कांग के गुप्त उद्देश्य थे। शायद हाओ कांग के लिए उसकी हरकतें समझ में आ रही थीं। हालांकि हाओ कांग के लिए यह उस कुत्ते की तरह था जिसे उसने पाला और उसके साथ विश्वासघात किया। येशिवेन के लिए हाओ कांग, जो पहले उसका ध्यान रखता था, बिल्कुल कुत्ते की तरह था। वह जहां इशारा करता वहीं हमला कर देता। अब जब इस कुत्ते ने उसे धोखा दिया तो वह बहुत क्रोधित हुआ। वह शायद यह नहीं समझ पाएगा कि हाओ कांग कियान को क्यों मारना चाहता था। यह उसके लालच के कारण हुआ। वो बस येशिवेन की तरफ परेशानी को मोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके पास येशिवेन से निपटने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वह येशिवेन को हाओ कांग की तरफ मोड़ना चाहता था। फिर ये दोनों लोग आपस में लड़ पड़ते। उसने शपथ ली कि अगर वह बच सकता है तो वह इस शापित स्काई थंडर सी रीजन को नष्ट कर देगा। इन शापित साथियों को मरना चाहिए। जैसे ही उसकी आकृति हाओ कांग की ओर उड़ी उसने देखा कि हाओ कांग, जो पूरे समय से शांति से खड़ा था, ने अचानक एक चाल चली। अनंत बिजली की शक्ति अचानक उसकी मुट्ठी पर आ गई। बूम! एक मुट्ठी अचानक विशाल आकाश में चुभ गई और नी फीबाई के शरीर में अचानक फूट गई। नी फीबाई के शरीर में भयानक मुट्ठी का दबाव तुरंत फट गया। नी फीबाई ने महसूस किया कि उसके शरीर की जीवन शक्ति तेजी से लुप्त होती जा रही थी। उसकी आंखें धुंधली होने लगीं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह येशिवेन के बजाय हाओ कांग के हाथों मरेगा। नी फीबाई को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि वह अंत में हाओ कांग के हाथों मरेगा, न कि येशिवेन के हाथों जैसा कि उसने पहले सोचा था। ऐसा निर्मम हृदय, ऐसी कुटिल विधि।
आपका अंत अच्छा नहीं होगा। मेरा भाई मुझसे बदला लेगा। यह अंतिम वाक्य कहने के बाद उन्होंने पूरी तरह से अंतिम सांस ली। साथ ही उसके शरीर में जीवन कार्ड भी तुरंत बिखर गया। इन दिग्गजों के महत्वपूर्ण शिष्यों के लिए ऐसा लाइफ कार्ड होना कोई अजीब बात नहीं थी। एक बार लाइफ कार्ड के बिखर जाने का मतलब था मौत। भले ही वे हजारों मील दूर हों, संप्रदाय के लोगों को तुरंत पता चल जाता था। यहाँ तक यक्षिवेन ने भी हल्की सांस ली। वह वास्तव में महत्वाकांक्षी था। कोई आश्चर्य नहीं कि नीफीबाई चालबाजी में उसे हरा नहीं सकी। हालांकि वह उनके बीच आंतरिक संघर्ष का कारण नहीं जानता था। नीफीबाई सुपरसी क्षेत्र से थी। अंतहीन समुद्री क्षेत्र के कई विशेषज्ञों के लिए सुपरसागर क्षेत्र पूरे अंतहीन समुद्री क्षेत्र का शासक था। यह अधिपति था। पंथ में अनगिनत विशेषज्ञ थे और ऐसे कई विशेषज्ञ थे जिन्होंने कानून के घोषणापत्र के दायरे को पार कर लिया था। एंडलेस सी रीजन के लोगों के लिए यह एक ऐसा अस्तित्व था जिसे नाराज नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा नीफीबाई शायद दक्षिणी सागर क्षेत्र में भी एक शीर्ष दानव की शिष्या थीं। इस तरह का विशालकाय बिना किसी दबाव के मध्यम आकार के समुद्री क्षेत्र को आसानी से नष्ट कर सकता है। यक्षिवेन डरने वाला नहीं था क्योंकि उसके पास पैर जमाने की जगह नहीं थी। वह एक कुंवारा था। अगर उसे कोई परेशानी होती तो वह बस छोड़ सकता था। हालांकि उन्हें संप्रदाय या परिवार के उच्च अधिकारी के समर्थन की कमी हो सकती है, लेकिन उन्हें उनके बदला लेने की चिंता नहीं थी। यह कहना मुश्किल था कि वे उसे ढूंढ पाएंगे या नहीं। इसमें डरने की क्या बात थी। हालांकि इस व्यक्ति ने वास्तव में नीफीबाई को मारने का साहस किया। इसका क्या मतलब था? या तो उसका दिमाग दरवाजे में अटका हुआ था और उसने दक्षिणी सागर क्षेत्र के खिलाफ लड़ने की योजना बनाई, या वह उसे मारने के लिए पहले से ही तैयार था। अभी केवल येज़िवेन और हाओ कांग ही बचे थे। यदि उनमें से एक की मृत्यु हो जाती तो यह रहस्य हमेशा के लिए एक रहस्य बना रहता। जब तक वे कुछ नहीं कहते तब तक किसी को पता नहीं चलता। यह कहा जाना चाहिए था कि हाओ कांग अपनी उपस्थिति से अधिक गणनात्मक था। येज़िवेन की राय में लिन फेंगहुआ पहले से ही एक धूर्त और काले पेट वाला व्यक्ति था। हालांकि लिन फेंगहुआ ने खुद को अच्छी तरह से छिपाया हुआ लग रहा था, लेकिन वो येज़िवेन की नज़रों से बच नहीं सका। इसके विपरीत हाओ कांग हमेशा अत्याचारी और क्रूर रहा है, इसलिए यक्षिवेन ने उसकी षड्यंत्र को नज़रअंदाज कर दिया था। शायद वह लिन फेंगहुआ से भी अधिक षड्यंत्रकारी था। इस दुनिया में जो अकल्पनीय खतरों से भरी थी, वह लिन फेंगहुआ के चतुर और चौकस अधीनस्थ को कैसे दबा सकता था यदि वह केवल एक असभ्य आदमी होता। ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया के लोगों को कम आंका हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में उसे मार डालेंगे। क्या आपको डर नहीं है कि दक्षिणी सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ आपके साथ परेशानी का सामना करेंगे? येज़िवेन ने उदासीनता से कहा। एक बादशाह जितना अधिक शक्तिशाली होगा उतना ही अधिक वे अपने लोगों की रक्षा करेंगे। सब जगह यही बात थी, क्योंकि यदि अपनों की रक्षा न करते तो संप्रदायों की एकता कैसे होती? संप्रदायों के लिए मरना तो दूर की बात है। सुपर सी रीजन के स्तर पर अधिपति फूले हुए बादल सागर क्षेत्र में वैनिशिंग शैडो जहरीले मगरमच्छ कबीले से पूरी तरह से अलग थे। सुपर सी रीजन में अधिपति सभी संप्रदाय और बल थे, न कि केवल एक सी रेस कबीला कई मानव कुलों की तरह। एक कबीला भले ही विशेषज्ञ और प्रतिभाशाली हो, कितने लोग हो सकते हैं? वास्तव में बहुत से नहीं थे, खासकर जब पूरी दुनिया की तुलना में यह और भी महत्वहीन था। पारिवारिक कुलों की तुलना में संप्रदाय को स्वाभाविक लाभ था। इसलिए सुपर समुद्री क्षेत्र में अधिकांश अधिपति संप्रदाय थे। बेशक उनमें से सभी ऐसे नहीं थे। असाधारण प्रतिभा वाली कुछ जातियां भी थीं। वे मौजूद थे और अपनी पूरी नस्ल के साथ दुनिया पर हावी थे। उदाहरण के लिए पौराणिक ड्रैगन रेस ड्रैगन द्वीप पर रहती थी। प्राचीन फीनिक्स डोमेन में पौराणिक फीनिक्स भी था। वे सब अलग थे। अब जब नीफीबाई का लाइफ टोकन टूट गया था तो वह समय दूर नहीं था जब दक्षिणी सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ यहां आएंगे। उस समय यह पूरे स्काई थंडर सागर क्षेत्र के लिए एक आपदा होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा। नीफीबाई आपके हाथों मर गई। अधिक से अधिक मैं सिर्फ एक अक्षम गार्ड था। हाओ कांग येज़िवेन को देखकर मुस्कुराया, एक क्रूर मुस्कान दिखाते हुए। उनके लिए इस तरह की चीज केक का टुकड़ा थी। येज़िवेन ने इससे इनकार नहीं किया, क्योंकि भले ही नीफीबाई को अंततः हाओ कांग द्वारा मार दिया गया था, लेकिन अगर येज़िवेन उसका पीछा नहीं करते तो वह हाओ कांग द्वारा इतनी आसानी से नहीं मारा जाता। यह कहना 100% सही नहीं था कि नीफीबाई की मौत येज़िवेन के हाथों हुई थी, लेकिन यह अतिशयोक्ति नहीं थी। येज़िवेन इसे अस्वीकार करने का इरादा नहीं रखते थे। क्या वह तुम्हारा साथी नहीं है? आंतरिक संघर्ष क्यों है? येज़िवेन ने धीरे से पूछा। ऐसा लगता था कि उसने यक्षिवेन को एक मरा हुआ व्यक्ति माना था। अभी अभी यक्षिवेन की लड़ाकू शक्ति को देखने के बाद भी वह अभी भी ऐसा ही सोचता था। क्या मरे हुए आदमी के सामने कुछ बचना था? कम से कम येज़िवेन ने ऐसा नहीं सोचा था। यह उस कुतिया की वजह से है। उसने उस कुतिया का अतिक्रमण करने की कोशिश की। हालांकि वह कुतिया मेरी है।
वह मेरी दोहरी खेती की भट्टी है। वह क्या सोचता है कि वह कौन है? उसने वास्तव में मेरी चीजों का अतिक्रमण करने की हिम्मत की। हाओ कांग ने कुछ क्रूरता से कहा। जब उसने ये कियान का जिक्र किया तो वह थोड़ा उत्तेजित हुआ। हालांकि मुझे अभी भी इसके लिए आपको धन्यवाद देना है। मैंने सोचा था कि आप और वह कुतिया उस रक्तबीज द्वारा मारे गए थे। अंत में आप अभी भी जीवित हैं और अच्छी तरह से हैं। आपने जो खोया है उसे वापस पाने की इस भावना को आप समझ नहीं पाएंगे। ये सिवेन अब समझ गई थी। यह पता चला कि ये कियान के कारण वह बाहर हो गया था। ऐसा नहीं था कि ये जिवेन नहीं जानती थी कि ये कियान के पास नाइनयिन मूल शरीर था। बात बस इतनी थी कि उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। हालांकि उन्होंने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की, लेकिन यह स्पष्ट था कि केवल एक या दो लोग ही नहीं थे जो इसकी परवाह करते थे। यहाँ तक हाओ कैंग, जो एक धूर्त और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, जो जानता था कि कैसे सहना है, ये कियान के कारण नी फीबाई के साथ संबंध बनाने में संकोच नहीं किया। यह देखा जा सकता है कि नाइनयिन मूल शरीर उनके लिए एक बड़ा प्रलोभन था। दूसरे शब्दों में, यह उनके लिए शीघ्रता से सुधार करने का एक अवसर था। उनके लिए यह बेहद जरूरी था। वे दोनों दो पुराने मित्रों की तरह बातचीत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें अपने सामने हुए खूनी मंजर की कोई परवाह ही नहीं है। वे दोनों दुश्मन नहीं थे, बल्कि दो सबसे अच्छे दोस्त थे। हालांकि उन दोनों के दिलों में सतर्कता कभी कम नहीं हुई थी। जो खोया है उसे फिर से प्राप्त करना अच्छा हो सकता है, लेकिन यदि आप इसे प्राप्त करने के बाद इसे फिर से खो देते हैं तो यह इतना अद्भुत नहीं होगा, है ना? ये जिवेन मंद मंद मुस्कुराए। हाओ कैंग के शब्दों ने उन्हें कुछ प्रेरणा दी थी। वास्तव में यह एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी कि इस मामले से कैसे निपटा जाए। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि दक्षिणी सागर क्षेत्र के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि उनके पास पैर जमाने की जगह नहीं थी। सबसे खराब स्थिति में वह बस छोड़ सकता था। जब तक वह सावधान रहेगा वह इससे बचने में सक्षम होगा। हालांकि उन्हें अभी भी दक्षिणी सागर क्षेत्र के विशेषज्ञों की खोज का सामना करना पड़ेगा। हालांकि यह अब अलग था। दूसरे शब्दों में, यदि हाओ कैंग की मृत्यु हो जाती है तो यह अपराध हाओ कैंग के सिर पर आ जाएगा। ये जिवेन आसानी से बच निकलने में सक्षम होगी। उसके अस्तित्व का किसी को पता नहीं चलेगा। भले ही स्काई थंडर सागर क्षेत्र के लोग जानते हों कि वे बाहर आ गए हैं, उन्हें केवल इतना पता होगा कि वे रक्तबीजों का शिकार करने आए हैं। वे उन दोनों के अस्तित्व के बारे में नहीं जानते होंगे। वे पूरी तरह से आराम से निकल सकते थे। यह विचार बिल्कुल वैसा ही था जैसा हाओ कांग का था। हालांकि वे पूरी तरह से अंधेरे में थे, इसलिए उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ये जिवेन के शब्दों को सुनने के बाद हाओ कांग की अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई। ठीक है, दक्षिणी सागर क्षेत्र के वे लोग शीघ्र ही समाचार प्राप्त करेंगे और आएंगे। मुझे अभी भी सीन सेट करने के लिए जल्दी करनी है, इसलिए मेरे पास आपके साथ बकवास करने का समय नहीं है। तुम अब भी इतने शांत हो, यह शायद इसलिए है क्योंकि आपको लगता है कि नी फीबाई को मारने के बाद आप अजेय हैं। मैं आपको बता दूं, मैं नी फीबाई की तरह कचरा नहीं हूं। आधा साल पहले तुम मेरे द्वारा कुचले गए थे और तुम्हें भागना पड़ा था। आधे साल बाद वही होगा। हाओ कांग के पास ये जिवेन से इस तरह बात करने का धैर्य नहीं था। उसके शरीर पर आंतरिक युवान बढ़ने लगा और ब्रह्मांड के सभी युवान क्यूई धीरे धीरे दुनिया बनाने के संकेत दिखाने लगे। यह एक विशेषज्ञ का मौलिक संकेत था जो ट्रांसेंडेंस क्षेत्र तक पहुंचने वाला था। यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि ताकत के मामले में हाओ कैंग ने वास्तव में आधे साल पहले की तुलना में बहुत अधिक सुधार किया था। यहाँ तक नी फीबाई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। यदि दक्षिणी सागर उसके पीछे नहीं होता तो उसे इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं होती और वह हर किसी से ऊपर खड़ा हो पाता। ये जिवेन के हाव भाव भी थोड़े बदले। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह डरता था, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि हाओ कैंग की खेती वास्तव में इस स्तर तक बढ़ गई है। आधा साल पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ है। यह भी कहा जा सकता है कि दोनों के बीच कोई तुलना ही नहीं थी। आपकी साधना वास्तव में इस स्तर तक पहुंच गई है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने देखने का साहस किया और अभी अभी कोई चाल नहीं चली। आप लड़ाई से लाभ उठाने के लिए मछुआरे बनने की योजना बना रहे थे। तुम्हारे पास वास्तव में कुछ कौशल है। ये जिवेन के चेहरे के भाव थोड़े गरिमा में हो गए जैसा उन्होंने कहा। क्या तुमने भी मेरा इरादा देखा है? हालांकि यह बेकार है। सच्ची ताकत के सामने सभी योजनाएं और चालें बेकार हैं। लड़ाई से चिड़िया और सीप को लाभ होगा या नहीं, यह सब मेरे शक्तिशाली बल पर निर्भर करता है। इस फूहड़ के साथ मेरी भट्टी के रूप में मेरी साधना जल्द ही कानून अभिव्यक्ति के दायरे में पहुंच जाएगी। उस समय मैं वास्तव में एक बड़ा शॉट बनूंगा। भले ही दक्षिणी सागर क्षेत्र के लोग मुझ पर संदेह करें, वे मुझे आसानी से छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। हाओ कांग ने ढिठाई से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे परिणाम पहले ही तय हो चुका था। आप सही कह रहे हैं। सच्ची ताकत के सामने सभी योजनाएं और चालें बेकार हैं।
हालांकि यह अफसोस की बात है कि मुझे नहीं लगता कि आप पूरी ताकत वाली पार्टी हैं। येज़िवेन ने यह कहते हुए उपहास किया। येशिवेन ने उसके साथ बात जारी रखने की योजना नहीं बनाई थी। वह सही था। नी फीबाई की लाइफ प्लेट के बिखरने के बाद दक्षिणी सागर क्षेत्र के लोगों को जल्द ही खबर मिलेगी। एक शिष्य जिसके पास लाइफ प्लेट हो सकती है, शायद पूरे दक्षिणी समुद्री क्षेत्र में उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होगा। इसके अलावा जब उसने नी फीबाई को अपने भाई का जिक्र करते हुए सुना तो उसे अपने दिल में संकट की भावना महसूस हुई। स्विश, येज़िवेन ने अपनी चाल चली। हो सकता है कि आपने अपनी ताकत को छुपा लिया हो और यह आपके लाभ पाने के लिए काफ़ी है। हालांकि क्या आपको लगता है कि यह मेरी असली ताकत है? येज़िवेन ने उपहास किया। उसकी तलवार की रोशनी गोली की तरह निकली। इसकी गति अतुलनीय रूप से तेज थी और इसने हाओ कांग को एक पल में घेर लिया। एक अत्याचारी आभा एक पल में बह गई और कानून के तावीज़ों की रूपरेखा आकाश में दिखाई दी। यह दाव के बारे में येज़िवेन की समझ थी। हाओ कांग वास्तव में एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी थे, इसलिए येज़िवेन ने नी फीबाई के खिलाफ इस्तेमाल की गई ताकत से कहीं अधिक शक्तिशाली ताकत का इस्तेमाल किया। उसके शरीर पर आभा पहले से अधिक अत्याचारी थी। तलवार की रोशनी ने मध्य हवा में एक तलवार का जाल बुना और इसने हाओ कांग को ढक लिया। हाओ कैंग की अत्याचारी ताकत का सामना करते हुए भी येज़िवेन नहीं डिगे। यह तलवार सीधे स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती हुई निकली। अनगिनत रक्त क्यूई को हिलाया गया और यह उबलते पानी की तरह पागलों की तरह लुढ़कने लगा। आसमान में कई दरारें भी दिखाई दीं। यह रक्तची के दहने का दृश्य था और यह असाधारण रूप से भयानक लग रहा था। वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? इस समय हाओ कैंग का रंग भी अचानक बदल गया। शुरू में उसने सोचा था कि येज़िवेन केवल नी फीबाई को हराने में सक्षम थी। वास्तव में यह कुछ भी नहीं था। हालांकि जब येशिवेन ने सही मायने में हमला किया तो उसे पता चला कि वह कुछ गलत लग रहा था। येशिवेन की ताकत उसके अनुमान से कहीं अधिक थी। वह अत्यंत अत्याचारी था। इस तलवार का सामना करते हुए उसने इसका सीधे सामना करना नहीं चुना। उसने सीधे बिजली पर कदम रखा और घने तलवार प्रकाश को चकमा दिया। बूम बूम बूम, तलवार क्यूई जमीन पर गिर गई और एक सघन विस्फोट ध्वनि उत्पन्न हुई। ध्वनि कानों में पड़ी और सभी दिशाओं में कांप उठी। इस समय दोनों को कुछ गलतफहमी हुई क्योंकि दक्षिणी सागर क्षेत्र के लोग आने वाले थे। दूसरे शब्दों में उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। वे नहीं जानते थे कि दक्षिणी सागर क्षेत्र के वे विशेषज्ञ कब आएंगे और वे एक क्षण की भी देरी नहीं कर सकते थे। उसने आकाश की ओर देखा और अपना हाथ लहराया। अचानक आकाश में असंख्य बादल शून्य से संघनित हो गए। देखते ही देखते वे बादल काले बादलों में बदलने लगे। अनगिनत बिजलियां गिरने लगीं और बिजली के समुद्र का निर्माण करते हुए जमीन पर गिर गईं। पागल बिजली के सांप इस दुनिया में सब कुछ निगलने लगे। क्योंकि उसने देखा कि ये क्यानकियान को येज़िवेन के त्यानयुवान दर्पण द्वारा संरक्षित किया गया था, इसलिए वह ये क्यानकियान को चोट पहुंचाने की चिंता किए बिना लड़ सकता था। आखिरकार उसने पहले ही उसे खेती की भट्टी के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था। उसने अपने हाथ से पकड़ लिया और बिजली के अनगिनत बोल्ट पकड़ लिए। बिजली के ये बोल्ट उसकी मुट्ठी के चारों ओर घूम गए। अचानक एक भयानक मुट्ठी बल ने रक्त क्यूई को अलग कर दिया। यह मुड़ गया और एक भयानक बिजली वाले जानवर में बदल गया। इस बिजली के जानवर में फिस्ट कलाओं की उनकी अनगिनत समझ थी। सांस लेने का मौका न देते हुए उसे एक मुक्के से पीट पीट कर मार डालने की चाहत की यह लय थी। मुझसे लड़ रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस समय हाओ कैंग ने अपने क्रूर स्वभाव को प्रकट करते हुए क्रूरता से दहाड़ लगाए। वह कितना भी शातिर क्यों न हो, उसका क्रूर स्वभाव भी सच्चा था। उनकी मुट्ठी रन से ढकी हुई थी जो असामान्य रूप से सरल और रहस्यमय दिखती थी। इन रनों द्वारा बिजली को अवशोषित करने के बाद यह तुरंत एक भयानक मुट्ठी ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। यह एक मुट्ठी ऊर्जा थी जिसे उन्होंने बिजली की विशेषता से नियंत्रित किया। वह विशाल वज्र दैत्य दहाड़ा। अनगिनत बिजली की चिंगारियों के बीच सब कुछ उबलने लगा और सीधे येशिवेन के शरीर में बमबारी की। बूम, अनगिनत बिजली की शक्ति वास्तव में येशिवेन के शरीर में टकराई और उसके शरीर में यह अनगिनत बिजली के परमाणुओं में विभाजित हो गया। यह वास्तव में येशिवेन के शरीर को गंभीर रूप से घायल करना चाहता था और उसकी शिरोबिंदु को नष्ट करना चाहता था। येशिवेन के शरीर में तूफान जैसा हमला हुआ। यह एक विशाल बिजली के कर्ट की तरह था जो अचानक उससे टकरा गया। येशिवेन को इस मुट्ठी से टकराते देख ये क्यानकियान भी, जो त्यानयुवान के दर्पण में था, अचानक कांप उठा। हालांकि वो जानती थी कि येशिवेन बहुत मजबूत थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो कितना मजबूत था। इसके अलावा चाहे वह कितना ही बलवान क्यों न हो, वह कितना बलवान हो सकता है। उसकी तुलना हाओ कैंग से कैसे की जा सकती है, जो कानून घोषणापत्र के दायरे में प्रवेश करने वाला था। आइए देखें कि क्या आप अभी भी इससे बच सकते हैं। हाओ कांग ने उपहास किया और कहा, बस इतना ही। हाओ कांग, क्या यह सब तुम कर सकते हो? बिजली की धार में येशिवेन आसानी से नीचे नहीं गिरा था।
इसके विपरीत उसका शरीर इन बिजली की ऊर्जा को अवशोषित करता हुआ प्रतीत हो रहा था। न केवल ये मूके और बिजली उसे घायल करने में विफल रहे, बल्कि ऐसा भी लगा कि वे उसके लिए एक महान पूरक बन गए हैं। यह अज्ञात था कि उसके शरीर में वज्रपात और बिजली की कितनी शक्ति निहित थी। यहाँ तक कि वह स्वर्गीय क्लेश से गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति को अवशोषित कर सकता था और इसका उपयोग अपने शरीर को संयमित करने के लिए कर सकता था। इस स्तर की गड़गड़ाहट और बिजली की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्या चल रहा है? हाओ कांग थोड़ा चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी मुट्ठी न केवल येक्षिवेन को घायल करने में विफल रही, बल्कि यह येक्षिवेन के लिए एक महान पूरक भी बन गई। वह अचानक घबरा गया। अगर उसका हमला येक्षिवेन को चोट नहीं पहुंचा सकता था, तो अगर यह जारी रहा तो जीतने का कोई मौका नहीं था। हालांकि वह नहीं जानता था कि ऐसा नहीं था कि उसकी मुट्ठी येक्षिवेन को चोट नहीं पहुंचा सकती थी। ये मुट्ठी वाली ताकतें येक्षिवेन को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकती थीं। फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक के बाद मामूली चोटों को ठीक करने के बाद उन्हें बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता था। येक्षिवेन हर समय अपनी चरम अवस्था को बनाए रख सकते थे। उसे इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता है? वर्तमान येज़िवेन पहले ही पारलौकिक क्षेत्र 9वें स्तर की चोटी में प्रवेश कर चुका था। वह हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर था। उसकी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। उसे एक मुक्के से कैसे मारा जा सकता था? अगर यह आधे साल पहले येज़िवेन होता तो वह एक मुक्के से गंभीर रूप से घायल हो सकता था। यदि वह जबरदस्ती विरोध करता तो मरने से पहले वह कई चालों का सामना नहीं कर पाता। हालांकि मौजूदा स्थिति अलग थी। आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की ताकत के साथ आत्मसमर्पण कर दूं? येज़िवेन ने थोड़े तिरस्कार के साथ उपहास किया। उसके हाथ से एक बड़ी तलवार ज्योति फूट पड़ी। इसे एक बार अनुभव करने के बाद वह इसे दोबारा कभी नहीं होने देंगे। लगता था दुनिया दुख में डूब गई है। अनगिनत तलवार प्रकाश सारे संसार में इस प्रकार भरने लगे मानो संसार का नाश करने वाले हों। इस सभ्यता को नष्ट करना उस बिजली की शक्ति से भी अधिक विनाशकारी शक्ति थी जिसे हाओ कैंग ने पहले प्रदर्शित किया था। यह शुद्ध रूप से विनाश, विनाश, विनाश और विनाश के लिए पैदा हुआ था। तलवार रोशनी एक साथ घनीभूत हो गई और सीधे एक विशाल तलवार में बदल गई। यह आसमान से गिर गया। यह क्या तलवारबाजी है? हाओ कैंग के हावभाव में थोड़ा बदलाव आया। हालांकि इस समय उसके पास बहुत अधिक सोचने का समय नहीं था। उन्होंने तुरंत एक मुक्का मारा। इसके साथ अनगिनत गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति थी। यह थंडर ड्रैगन में बदल गया और विस्फोट हो गया। बूम बूम बूम। जोरदार धमाकों की आवाज हर तरफ सुनाई दे रही थी। दोनों के बीच की लड़ाई ने पूरी दुनिया को तहस-नहस कर दिया था। यह ऐसा था जैसे कोई जगह नहीं थी जो टकराए नहीं। तो ज़िवेन की तलवार की गति को शक्तिशाली और भारी कहा जा सकता है। जब हाओ कांग ने येज़िवेन का सामना किया तो वह केवल कदम दर कदम पीछे हट सका। येज़िवेन का सामना करते हुए, जो अपनी गड़गड़ाहट और बिजली से नहीं डरता था, उसने अपना सबसे बड़ा भरोसा खो दिया था। इस लड़ाई में वह बेहद उदास और बेबस था। धिक्कार है, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता? हाओ कांग बार बार दहाड़ा। उसके शरीर पर आभा घनीभूत हो गई, जिससे ऊर्जा तरंगों के घेरे बन गए जो बह गए। उनका फिगर तुरंत बिजली की तरह उछल पड़ा। उसने येक्षिवेन के सामने हमला किया और जवाबी हमला किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि वह येक्षिवेन को इस तरह जारी नहीं रहने दे सकता था। येज़िवेन की लड़ने की शैली पूरी तरह से उनके प्रभावशाली तरीके पर निर्भर थी। उसका थोपने का ढंग जितना मजबूत होगा, उसकी चाल उतनी ही शक्तिशाली होगी। और अगर येक्षिवेन इसी तरह हमला करना जारी रखता है तो उसका प्रभावशाली तरीका और भी भयानक हो जाएगा। ऐसे में बाद के चरणों में उसके खिलाफ लड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। इस समय उनके प्रभावशाली तरीके को दबाने का एकमात्र तरीका था। उसके पीछे गड़गड़ाहट और बिजली की एक विशाल आभासी छाया दिखाई दी। यह एक भयानक और महान ईश्वर जैसा अस्तित्व था। उसने हाओ कांग के साथ हाथ मिला लिया और उसे मारने के लिए येज़िवेन की ओर झपटा। येज़िवेन, बेहतर होगा कि तुम आत्मसमर्पण कर दो। मेरे लिए तुम्हारा विरोधी होना असंभव है। येज़िवेन पर हमला करते हुए हाओ कांग चिल्लाया। आप मेरे लिए बलि का बकरा बनना तय है। सिर्फ तुम्हारे साथ। तुम चाहते हो कि मैं आत्मसमर्पण कर दूं? क्या तुम मूर्ख हो? येज़िवेन ठंडे स्वर में चिल्लाए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे आत्मसमर्पण कराने के योग्य हो? उसके हाथ में तलवार की रोशनी अचानक आसमान में घुस गई और हाओ कांग पर हमला कर दिया। उसने हाओ कांग को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। स्वर्गीय थंडर विस्फोट। हाओ कांग तुरंत उस लंबी तलवार का विरोध करने के लिए चिल्लाया जो उसकी ओर दौड़ रही थी। फिर आकाश में बिजली की अनगिनत बिजली एक साथ घनीभूत हो गई और पागलपन से विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद चारों ओर गोल घेरे बन गए और सीधे येक्षिवेन की ओर बढ़ गए। ये वज्र दुनिया में सबसे जोरदार और चरम यांग ऊर्जा थे, इसलिए वे बेहद हिंसक थे। आत्मा विस्फोट के बाद अंदर जमा हुई भारी मात्रा में ऊर्जा एक पल में फट गई।
बड़ी मात्रा में रक्त ऊर्जा मध्य हवा में गिर गई और सीधे येशिवेन के सामने बमबारी की। येशिवेन ने अपना हाथ उठाया और फिर से थप्पड़ मारा। तलवार की रोशनी ने सीधे उसकी रक्षा की। बिजली जो पश्चिम में फटी, उसके पास जाने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि यह स्पष्ट था कि हाओ कांग का हमला अभी शुरू ही हुआ था। उसके नियंत्रण में वे बिजली की शक्तियां अचानक हजारों बिजली के सैनिकों में परिवर्तित हो गईं। वे सभी येशिवेन की ओर दौड़ने लगे। तू जीवेन ने जमीन पर कदम रखा और उसके शरीर से अनगिनत तलवारें फूट पड़ीं। ये तलवार आभा सभी दिशाओं में निकलीं। तलवार आभा के संपर्क में आने के बाद बिजली की सेना ने गर्जना की और शुद्ध बिजली ऊर्जा में विस्फोट कर दिया। भाड़ में जाओ। इस समय हाओ कांग, जो हमेशा से बिजली के हमलों का निर्देशन कर रहे थे, ने आखिरकार अपनी चाल चली। उसका मुक्का विशाल आकाश को चीरता हुआ निकला और एक पल में येशिवेन के सामने आ गया। मुट्ठी की भयानक ऊर्जा ने येशिवेन के कपड़ों को हवा में लहरा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो येशिवेन को सिर्फ एक मुक्के से उड़ा देना चाहता था। उसका धैर्य पहले ही समाप्त हो चुका था। उसके पीछे एक वज्र विशाल की एक विशाल छाया चमकी और उसके गरज और बिजली के समुद्र में दिखाई दी। येशिवेन का रंग हमेशा की तरह ही था। उसके शरीर पर स्वर्ण देवताओं के समूह बह गए, जैसे कि उसमें संस्कृत गाने वाले देवता हों। बिजली की गड़गड़ाहट और बिजली येशिवेन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। एक साधारण योद्धा के लिए गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति एक पल में विस्फोट हो जाती अगर वे इसका थोड़ा सा भी अवशोषित कर लेते। इससे निपटना बहुत कठिन था। हालांकि येशिवेन के लिए इससे निपटना बहुत आसान था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे निपटना कितना कठिन था। क्या इसकी तुलना स्वर्गीय क्लेश के दौरान गड़गड़ाहट और बिजली के भयानक समुद्र से की जा सकती है? स्वर्गीय क्लेश की तुलना में जो प्राचीन विशाल जानवरों में परिवर्तित हो सकता था, ये बिजली के सांप बस बूंदाबांदी कर रहे थे। येशिवेन ने कोई फालतू हरकत नहीं की। उसने केवल अपनी तलवार लहराई। हालांकि ऐसा नहीं लगता था कि इसमें बहुत शक्ति थी। आप मेरे लिए कोई मैच नहीं हैं, येशिवेन ने धीरे से कहा। येशिवेन के हमलों के तहत हाओ कांग, जिसे अपनी अजेय शक्ति का प्रदर्शन करना था, कुछ कड़वा और अवाक था। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन येशिवेन से निपटना बहुत मुश्किल था। वह नहीं चाहता था कि इस गतिरोध में लड़ाई जारी रहे। हालांकि येशिवेन भी इस गतिरोध से असंतुष्ट महसूस करने लगी थी। उन्हें नहीं पता था कि दक्षिणी सागर क्षेत्र के विशेषज्ञों को आने में कितना समय लगेगा। वह इस तरह 1 मिनट की भी देरी नहीं कर सकता था। आपका डोमेन केवल इतना ही है। अब मैं आपको अपना डोमेन देखने दूंगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि गड़गड़ाहट और बिजली की आपकी समझ केवल एक मजाक है। येशिवेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसके पीछे हवा और गड़गड़ाहट के पंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया। अचानक फड़फड़ाने के साथ हवा और गड़गड़ाहट की अंतहीन शक्ति बह गई। 100 मील का दायरा तुरंत हवा और गरज के क्षेत्र में बदल गया। हाओ कांग का थंडर और लाइटनिंग डोमेन येशिवेन के डोमेन के सामने बहुत कमजोर था। इसे केवल लगातार निगला जा सकता था। यह बस कुछ नहीं था। येशिवेन की हवा और गर्जन की शक्ति के सामने हाओ कांग का गरज और बिजली का नियम बहुत कमजोर लग रहा था। हाओ कांग गड़गड़ाहट की तकनीक का अभ्यास बचपन से ही कर रहे थे। वास्तव में वो येशिवेन की तुलना में काफी लंबे समय से उनका अभ्यास कर रहा था। इसके अलावा वह विश्व को हिला देने वाला प्रतिभावान भी था। वास्तव में कई पुराने फोगियों की गड़गड़ाहट की तकनीक की समझ उनकी तुलना में बहुत कम थी। हालांकि वो बदकिस्मत था कि उसे येशिवेन का सामना करना पड़ा। यदि यह एक विशेषज्ञ था जिसने कानून घोषणा क्षेत्र को पार कर लिया था या कानून घोषणा क्षेत्र में एक शीर्ष विशेषज्ञ था, तो शायद थंडर धर्म की उनकी समझ येशिवेन से आगे निकल सकती है। आखिरकार उसका क्षेत्र कानून के घोषणापत्र के दायरे में भी नहीं था। हालांकि उसी क्षेत्र के संदर्भ में या यहाँ तक कि उससे कई ऊंचे स्थानों के संदर्भ में वे उसके लिए कोई मुकाबला नहीं थे। आखिरकार हर कोई उसके जैसा नहीं था, जिसके पास एक रहस्यमय स्थान था जो अपने दायरे में वह सब कुछ निकाल सकता था जो वह चरम सीमा तक समझ सकता था। वह उन चीजों को भी निकाल सकता था जिन्हें वह अपने वर्तमान स्तर पर नहीं समझ सकता था। हालांकि जितना ऊंचा स्तर होगा, उतनी ही अधिक आध्यात्मिक ची की उसे आवश्यकता होगी। वास्तव में यदि उसके पास आध्यात्मिक क्यूई का प्रतिबंध नहीं होता, तो वह बहुत कम समय में कानून के प्रकटीकरण के दायरे को पार कर सकता था और सभी तरह से पार कर सकता था। उसे किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इस गड़गड़ाहट और बिजली के क्षेत्र में वह थंडर भगवान का अवतार था। दुनिया की सारी गड़गड़ाहट और बिजली उसके सामने हावी नहीं हो सकती थी। उसकी तलवार की रोशनी पूरी तरह से हाओ कांग की मुट्ठी की ऊर्जा को भेद गई। गड़गड़ाहट और बिजली तुरंत अवशोषित और रूपांतरित हो गई। यह ऐसा था जैसे उसे अपने शरीर पर वज्रपात और बिजली गिरने के परिणामों की चिंता नहीं थी। वह सचमुच निडर थे। असंभव, तुम इतने भयानक कैसे हो सकते हो? हाओ कांग इस समय घबराने लगा। वह आखिरकार समझ गया कि एक ऐसे व्यक्ति का सामना करना कितना भयानक था जो खुद को पूरी तरह से रोक सकता था। हालांकि इसका सामना करना मूल रूप से असंभव था।
थंडर और लाइटनिंग ही दुनिया के रूढ़िवादी थे। यह दुनिया में हर चीज की दास्ता थी। यह स्वर्गीय दंड देने के लिए स्वर्ग द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण था। यह कहा जा सकता है कि ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो वज्र के नियम को रोक सके। हालांकि येज़िवेन एक अपवाद थी। हालांकि वह गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति को रोक नहीं सका, लेकिन वह गड़गड़ाहट की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था और उसे अपनी ऊर्जा में बदल सकता था। यह सबसे भयानक बात थी, एक ऐसी क्षमता जो उसके अत्याचारी शरीर से भी अधिक भयानक थी। हाओ कांग को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। वह कानून घोषणा क्षेत्र के बाद के चरण के एक प्रतिष्ठित विशेषज्ञ थे। वह कानून घोषणा पत्र के दायरे में कदम रखने से बस थोड़ा ही दूर था। हालांकि वो येज़िवेन से बार बार हार गए। इस समय वह अंत में समझ गया कि नीफीबाई पहले क्या महसूस करती थी, एक प्रतिद्वंद्वी से निपटने में असमर्थ होने की भावना जो मजबूत और मजबूत हो रही थी। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी वज्र तकनीक दुनिया के सभी कानूनों पर लगाम लगाने के लिए काफी है। कोई भी मेरे गड़गड़ाहट के कानून को रोक नहीं सकता है। हाओ कांग चिल्लाया और दहाड़ा। असीम सच्ची ऊर्जा फूट पड़ी। इस समय आकाश में काले बादल पागलपन से उतरने लगे। ये गड़गड़ाहट और बिजली मध्य हवा में एक दूसरे से टकरा गई और बड़ी हो गई। यहां तक जब वे येज़िवेन के शरीर पर वार करने ही वाले थे, येज़िवेन हिल गई। तलवार प्रकाश ने आकाश को चीर डाला। वो थंडर ड्रैगन येज़िवेन के शरीर में प्रवेश भी नहीं कर सके और गायब हो गए। वे शुद्ध गड़गड़ाहट और बिजली की ऊर्जा में बदल गए और उसके डोमेन से घिरे हुए थे। बदले में इसने येज़िवेन की ताकत बढ़ा दी। एक में 3 तलवारें। येज़िवेन चिल्लाया और उसके हाथ की लंबी तलवार से 3 बार वार किया। दफन तलवार, दफन तलवार, दफन तलवार। ये तीनों तलवारें येज़िवेन के हाथ में इकट्ठा होने लगीं। उसके शरीर में मौजूद ची का 10वां हिस्सा तुरंत निकाल लिया गया। यह लगभग वैसा ही था जैसे उसके शरीर की ची तुरंत सूख गई हो। तीनों तलवारों से अनगिनत तलवारें फूटने लगीं और आकाश को हिलाने लगीं। एक पल में वे आपस में सघन हो गए और एक लंबी तलवार बन गई। फिर यह निकल गया। जब हाओ कांग ने यह दृश्य देखा तो उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। इतना भयानक तलवार कृषक उसने कभी नहीं देखा था। वे तलवार कृषक जो उसने अतीत में देखे थे उसकी दृष्टि में कुछ भी नहीं थे। बूम! लंबी तलवार ने तुरंत विशाल आकाश को काट दिया और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, लंबी तलवार उसके शरीर को भेद चुकी थी। उसका सीधा शरीर इंच दर इंच उखड़ने लगा और उसकी रीढ़ तुरंत टूट गई। येज़िवेन की स्वॉर्ड की उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक थी। हालांकि यह तलवार अभी भी हाओ कांग को नहीं मार सकी। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल था, जाहिर है कि वह अभी तक मरा नहीं था। यह सिर्फ इतना था कि अपने पिछले राजसी रूप की तुलना में वह इस समय एक आवारा कुत्ते की तरह था। और अब येज़िवेन के शरीर में केवल आधे से कम ची बची थी। हाओ कांग निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था जिसका उसने कभी सामना किया था। हालांकि वह सबसे कठोर प्रतिद्वंद्वी नहीं था जिसका उसने सामना किया था। न ही वह सबसे खतरनाक प्रतिद्वंदी था जिसका उसने सामना किया था। लेकिन फिर भी आधे से अधिक क्यूई की खपत हाओ कांग की ताकत साबित करने के लिए पर्याप्त थी। हाओ कांग की तुलना में नीफीबाई वास्तव में बहुत पीछे थी। हालांकि यह इसका अंत था। ऐसा लग रहा था कि येज़िवेन की आंखों में सितारे पैदा हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। यह एक ठंडे और उजाड़ ब्रह्मांड की तरह था। यह अथाह था। इस समय उसने अपना बड़ा हाथ फैलाया और आक्रोश का एक ढेर उस पर उछल पड़ा। आसपास के अनगिनत रक्त क्यूई एक रहस्यमय सक्शन बल के तहत पागलपन से उसकी हथेली पर इकट्ठा हो गए। एक विशाल दानव क्यूई बम पल भर में बन गया। शुआ! येज़िवेन ने अचानक अपने दाहिने हाथ पर बल लगाया। अचानक इस विशाल दानव क्यूई बम ने तुरंत आकाश को चीर डाला और हाओ कांग पर बमबारी की, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। बूम! उसके शरीर से एक विशाल मशरूम का बादल उठा। भयानक शक्ति ने उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया और तेजी से उसकी आत्मा को टुकड़े टुकड़े कर दिया। वह जितना था उससे अधिक मृत नहीं हो सकता था। येज़िवेन के शरीर में ची 1/5 से अधिक कम हो गई थी। हालांकि उसके पास अभी भी काफी युद्ध शक्ति थी, वह अपनी चरम स्थिति में नहीं था। हालांकि येज़िवेन इस समय इतनी परवाह नहीं कर सकती थी। वह नहीं जानता था कि दक्षिणी सागर क्षेत्र के लोग कब आएंगे। समय ने उसे प्रतीक्षा जारी रखने की अनुमति नहीं दी। उसने जल्दी से पूरे युद्ध के मैदान को साफ कर दिया। ये लोग वास्तव में धनी थे। वे सभी अपने अपने समुद्री क्षेत्रों के ऊंचे और शक्तिशाली लोग थे। हाओ कांग के शरीर से ही येज़िवेन ने 20 मिलियन से अधिक रक्त पत्थर और 300 मिलियन स्पिरिट क्रिस्टल प्राप्त किए थे। उसकी दौलत जो उसने वर्षों से जमा की थी, अब येज़िवेन के हाथों में आ गई थी। हाओ कांग के अलावा दक्षिणी सागर क्षेत्र के उन विशेषज्ञों, नीफीबाई और अन्य लोगों की संपत्ति भी येज़िवेन के हाथों में आ गई थी। कुल मिलाकर 40 मिलियन ब्लडस्टोन और 1.3 बिलियन स्पिरिट क्रिस्टल थे। हाओ कांग की संपत्ति के अलावा येज़िवेन ने इन लोगों को मारने से 60 मिलियन से अधिक रक्त पत्थर और 1.6 बिलियन स्पिरिट क्रिस्टल प्राप्त किए थे।
अनगिनत अन्य स्वर्गीय खजाने भी थे। यहाँ तक ये सिवेन भी आह भरने से खुद को रोक नहीं सकी। निश्चित रूप से हत्या धन संचय करने का सबसे तेज तरीका था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि इतने सारे लोग मारना पसंद करते थे। यह धन संचय करने का सबसे तेज तरीका था। निरंतर हत्या करना, धन का संचय करना और स्वयं की शक्ति में तेजी से वृद्धि करना। फिर मजबूत विरोधियों को मारना जारी रखा जा सकता था। यह वास्तव में किसी की ताकत बढ़ाने का एक आकर्षक और तेज तरीका था। ये ज़िवेन ने आह भरी। हालांकि इस तरह की सोच उनके दिल में कभी नहीं आई थी। वह जो चाहता था उसके बारे में बहुत स्पष्ट था। यह कुछ ऐसा था जिसे वह बिल्कुल छू नहीं सकता था। हालांकि यह रास्ता तेजी से प्रगति कर सकता था, लेकिन इसमें खो जाना आसान था। जब वह समय आता तो वह अपने अरमानों की कठपुतली बन जाता। इसे ही सामान्य लोग आंतरिक राक्षस होना कहेंगे। एक आंतरिक दानव होना सबसे भयावह बात थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितनी दूर चला जाता है, चाहे वह कितना भी ऊंचा चढ़ जाए, एक दिन ऐसा आता है जब उसके भीतर का दानव फूट पड़ता है। एक बार फूटने के बाद यह जानलेवा भी हो सकता है। यही कारण था कि एक शिवेन को लगा कि यह अवांछनीय है। एक शिवेन ने जल्दबाजी में दृश्य की व्यवस्था की। उसके पास इससे निपटने का समय नहीं था। दक्षिणी सागर क्षेत्र के उन विशेषज्ञों की लाशें यहाँ थीं। जहां तक कैंग की लाश की बात है तो उसे पहले ही उड़ा दिया गया था। उसने इसे भी ले लिया था और तियानेवान मेरे द्वारा अवशोषित कर लिया था। कुछ और छुपाने की जरूरत नहीं थी। हालांकि नी फीबाई की मृत्यु उससे संबंधित थी। क्या यह हाओ कांग नहीं था जिसने अंत में उसे मार डाला था? इतना काफी था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह और क्या था। इसलिए उसने नी फीबाई की लाश को भी साफ नहीं किया। उनका मानना कि दक्षिणी सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ आने पर इसे आसानी से निर्धारित कर सकेंगे। ये शिवेन सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद हड़बड़ी में वहां से चली गईं।